नमस्कार। आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जीएमपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। क्योंकि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए सेम है, तो हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट आर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन। स्पेशल फोकस रहेगा हमारा जो वो आयुर्वेदा सिस्टम पे रहेगा। तो जैसे कि अपन अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के लिए वो बताई हुई है शेड्यूल टी जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का है उसके अंदर। और जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन पे ये एप्लीकेबल होती है एज पर रूल 157 रूल 157 ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अनुसार ये एप्लीकेबल है। देखते हैं क्या है और क्या क्या इसमें करना है, देखना है। जो ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, आयुर्वेदिक ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए आपको अपने प्रीमाइसेस पे। दूसरा, आपको उसी प्रीमाइसेस पे आप जीएमपी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उसका जीएमपी सर्टिफिकेट चाहिए। और तीसरा, ये दोनों होने के बाद में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अलावा जीएमपी सर्टिफिकेट एज पर शेड्यूल टी हो गया। और फिर आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो चाहे वो क्लासिकल यानी शास्त्रीय प्रोडक्ट है या पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, उसका आपको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए। फिर जिस जिस प्रोडक्ट का आपको अप्रूवल है आप अपने प्रीमाइसेस में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे मैंने फॉर्म नंबर लिखे हैं 25D, 26D, 26E1। जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है तो इश्यू होता है वो होता है 25D में। जो रिन्यू होता है वो 26D में होता है। और जो आपका जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है वो 26E से मिलता है। ये दोनों ही चीज़ आपका स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑडिट करने के बाद में, अगर आप कंप्लायंट है यानी रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इशू करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नाम से समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस है, परमिशन है। जीएमपी क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं और फिर देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो डेफिनेशन जो है वो है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन कोड्स एंड गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट, मेडिकल डिवाइसेस, इन वाइवो एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स एंड फूड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। तोड़ के समझते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आए कि ये है क्या। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन कोड्स एंड गाइडलाइन, कि ये रेगुलेशन कोड भी हो सकते हैं और गाइडलाइन भी हो सकता है। रेगुलेशन कोड और गाइडलाइन में क्या फ़र्क है? गाइडलाइन वो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की किसी बॉडी द्वारा जारी की गई वो सुझाव हो सकते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी या किसी एक तरह का क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। या फिर यूं कहें कि किसी एक चीज़ को, एक गोल को प्राप्त करने के लिए किस तरह से आप चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, कैसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वो होता है गाइडलाइन। और जब तक वो गाइडलाइन के रूप में है तब तक कि आप पर है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। करना चाहे तो करेंगे तो अच्छा होगा, परंतु आप उसको फॉलो करने के लिए, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रेगुलेशन कोड्स जो होता है, जब भी कुछ रेगुलेशन बन जाता है यानी कानून बन गया, तो आप उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं, आपको वह करना ही होगा। तो कंडीशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, ड्रग का कैटेगरी, या फिर ड्रग कहना गलत होगा, प्रोडक्ट का कैटेगरी के हिसाब से जीएमपी जो है वो किसी संस्था या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी द्वारा लाई गई गाइडलाइन भी हो सकता है, या गवर्नमेंट द्वारा पास रेगुलेशन भी होता है, जो कि किस चीज़ के लिए होता है। दो चीज़ें आप देखिए यहाँ पे, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो मैन्युफैक्चर यानी निर्माण हो गया, बनाना हो गया, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो जो चीज़ें इन दोनों के बीच में आई उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ये सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं या फिर गाइडलाइन होते हैं। तो ये चीज़ें क्या क्या है? फार्मास्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट, बेसिकली जो भी आपका मेडिसिन है, जो एक्टिव मेडिसिन आप बनाएंगे वो हो गया। कोई भी मेडिकल डिवाइस जो कि इन विवो या इन विट्रो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, या फूड, ये हो गया। यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखा है। इसके अलावा कॉस्मेटिक है, हर तरह की चीज़ों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो ये वो सेट ऑफ रेगुलेशन या गाइडलाइन हो सकती है जो कि हमको, हमारा ड्रग है या मेडिकल डिवाइस है किसी भी तरह का, या फूड प्रोडक्ट है या कॉस्मेटिक्स है या स्किन केयर प्रोडक्ट किसी भी तरह का है, इनको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोड्यूस करने के लिए के बारे में जो हमको बताती हैं
वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। अब हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स है उसमें मॉडर्न मेडिसिन भी कवर है, कॉस्मेटिक भी कवर है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी कवर है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, तिब्बत सिस्टम की मेडिसिन भी कवर है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन के लिए या मॉडर्न फार्मास्यूटिकल के लिए जो जीएमपी डिस्क्राइब करी गई है वो बताई गई है शेड्यूल एम में, और जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के लिए जो जीएमपी बताई गई है वो बताई गई है शेड्यूल टी में। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना चाहिए। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल के लिए जीएमपी है शेड्यूल एम में, और आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के लिए है शेड्यूल टी में। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कोई भी मटेरियल का मूवमेंट कैसे होता है, या प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आने से लेकर के रिलीज होने तक उसका क्या एक जर्नी रहता है, उसको देख लेते हैं। और उसके बाद में कहाँ पर जीएमपी कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो समझना आसान होगा। तो सबसे पहले तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो रिसीव होता है, वो आता है। आने के बाद उसको आप जो आपका प्राइमरी वेयर हाउस है या जो पहले स्टोर है उसमें आप रखेंगे। स्टोर में रखने के बाद आप सीधा यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से जो आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो आपके रॉ मटेरियल का, हर एक रॉ मटेरियल का सैंपल उठा के उसको टेस्ट करेगा, उसका क्वालिटी टेस्टिंग करेगा। अगर वो मान लीजिए जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स आपके डिसाइड हैं या गवर्नमेंट द्वारा या आपके द्वारा, अगर उन पे खरा नहीं उतरता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर उन पे खरा उतरता है तो उसको आगे अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव होने के बाद में जो अप्रूव्ड स्टोर है रॉ मटेरियल का, वहाँ पे उसको रखा जाएगा। वहाँ पे रखा जाने के बाद में जो भी आपको बैच बनाना है किसी प्रोडक्ट का, कोई प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले के हिसाब से वो इश्यू होगा जब बैच बनेगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाने के बाद में जब आपका प्रोसेस चल रहा है तो उस दौरान भी उसका क्वालिटी टेस्ट होगा। तो हो सकता है कि प्रोसेस के दौरान वो स्टोर भी रखा जाए। इस इन प्रोसेस स्टोरेज को आप यूँ भी मान सकते हैं, आपका रॉ मटेरियल है, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर तेल के एग्जांपल से समझे तो तेल में अगर आप कल्क को स्टोर करके रखते हैं या फिर द्रव जो है आपका उनको स्टोर करके रखते हैं तो इंटरमीडिएट हो गए। इवन बना हुआ जो आयुर्वेदिक तेल भी है वो भी जब तक आप उसको पैक नहीं कर देते हैं, बल्क में 100, 200, 500 लीटर में स्टोर करके रखते हैं, तो वो भी इन प्रोसेस स्टोरेज के अंदर ही आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, फिर इन प्रोसेस स्टोर हो गया। इन प्रोसेस स्टोर पे भी पैकिंग में जाने से पहले क्वालिटी टेस्टिंग होता है कि जो पैरामीटर डिसाइडेड हैं सरकार द्वारा या मैन्युफैक्चरर द्वारा, उस केस में वो उन पैरामीटर पे खरा उतर रहा है कि नहीं, पास है कि नहीं। अगर पास होगा तो आगे फर्दर पैकेजिंग के लिए जाएगा, अगर पास नहीं होगा तो बैच करेक्शन या फिर रिजेक्शन के लिए जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल से पास होने के बाद में पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए जाता है। पैकेजिंग यानी जो आपका बोतल आदि रहेगा वो जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट भरा जाएगा, और लेबल जो उसके ऊपर जानकारी का लेबल लगाया जाता है वो उसके लिए जाता है। वहाँ से जाने के बाद में फिर से क्वारंटाइन किया जाता है। और अब ये क्योंकि पहले आपका रॉ मटेरियल था शुरुआत में, यहाँ पे आपका इन प्रोसेस मटेरियल था, अब यहाँ पे ये आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया या फिनिश्ड गुड हो गया। इसको भी रिलीज करने से पहले क्वालिटी चेक किया जाता है। यहाँ पे क्वालिटी चेक जो है वो प्रोडक्ट का भी होगा बेसिकली जो उसके अंदर बना करके रखा है, और पैकेजिंग और लेबलिंग का भी होगा। तो प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा क्या वो पैरामीटर पे खरा उतर रहा है कि नहीं, पैकेजिंग जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ पे सब प्रोसेस जो है पैक करने का, सील करने का ठीक से किया गया है कि नहीं, लेबलिंग जो है वो ठीक से की गई है कि नहीं। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए 3 कंट्रोल सैंपल भी रखे जाएंगे कि अगर कल को प्रॉब्लम आता है तो उसको देखा जा सके, रेफरेंस के लिए लिया जा सके। तो जैसे मैंने बताया क्वारंटाइन में जाने के बाद में क्वालिटी कंट्रोल में जाता है। क्वालिटी कंट्रोल से अगर मान लीजिए किसी कारण से वो पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर पास हो जाता है तो अप्रूव होने के बाद में रिलीज के लिए तैयार है। तो ये एक जर्नी है रॉ मटेरियल की फैक्ट्री में आने से लेकर के बाजार में जाने तक की। तो अब हम इस पूरी प्रोसेस में देखेंगे कि जीएमपी कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है और क्या क्या होगा। इस प्रोसेस में हमको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती है जो कि मेन चीज़ें हैं। एक तो रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आने के बाद में वो प्रोसेस होगा यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बाद में वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा या फिनिश्ड गुड बन जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं में जैसे हमने क्वालिटी का देखा, रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, तीनों में ही जो एक चीज़ कॉमन है वो है क्वालिटी, यानी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा।
और इन सभी चीज़ों में ही रॉ मटेरियल आपका आया, इश्यू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गया, मैन्युफैक्चर हुआ या क्वालिटी हुआ, इन सब का आपको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। तो मुख्य पहलू ये 4 हैं। इनके इर्द गिर्द जो भी पॉइंट है वो अपन आगे चल के देखते हैं कि जीएमपी में क्या क्या है। तो एक चीज़ ये हमको जानना जरूरी है जीएमपी में घुसने से पहले कि जो भी इससे जीएमपी से संबंधित कानून है या फिर आज जिस समय में है, हम फरवरी 2022 में बैठे हैं, तो आज की स्थिति तक जो कानून बने हैं या जो जीएमपी है या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है या और भी जो रेगुलेशंस है रिलेटेड टू आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक सिद्धा, यूनानी और तिब्बत मेडिसिन, वो किस किस तरह से बने उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव जो है, जो भी कानून व्यवस्था इससे संबंधित है, उसके क्या माइलस्टोन रहे, कैसे कैसे ये डेवलप होकर आज के स्वरूप में आए। तो 1920 के आसपास तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तक इंडिया में इसको लेके कोई भी कानून नहीं था। इंडिया के अंदर बनाकर भी और बाहर से आकर भी, यानी इम्पोर्टेड भी, जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स जो है वो मार्केट में बिक रही थी धड़ल्ले से। 1927 के अंदर जो स्टेट काउंसलिंग थी अलग अलग स्टेट्स की, उन्होंने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बिक रही है। गवर्नर जनरल को रिपोर्ट सबमिट की कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बिक रही है, कुछ इस पे किया जाना चाहिए, बट कुछ खास एक्शन इस पे लिया नहीं गया। उसके बाद में जब प्रैक्टिशनर्स ने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, तो जो 1930 के आसपास जो भारत में प्रैक्टिस करने वाले इंडियन प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने सब स्टैंडर्ड ड्रग को बाइकआउट करना शुरू किया। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसको हेड किया था आर.एन. चोपड़ा ने। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। जो आर.एन. चोपड़ा है, इनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी भी बोलते हैं। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है वो 1930 में बनाई गई। बेसिकली सब स्टैंडर्ड और अडल्टर्ड ड्रग, सब स्टैंडर्ड यानी जो कि आप नाम से समझते हैं स्टैंडर्ड से लो है, जो स्टैंडर्ड हमको चाहिए उससे कम स्टैंडर्ड की या फिर गिरी हुई क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की, और अडल्टर्ड यानी जिसके अंदर कोई मिलावट करी गई है, इन ड्रग्स पे जांच करने के लिए या इस पूरा उसको देखने के लिए कमेटी बनाई गई, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी ने 1 साल के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद भी इमीडिएटली गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। 1935 में क्या होता है, इसी दौरान क्योंकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बन रहा था, तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और गवर्नमेंट कह देती है कि हेल्थ और ड्रग जो है वो प्रोविंस के सब्जेक्ट है, प्रोविंस यानी स्टेट के सब्जेक्ट है, तो इसको स्टेट देखेगा। तो यहाँ से फिर ये छूट जाता है, इस पर कुछ नहीं होता। फिर 1937 और उसके बाद में और भी इसमें चीज़ें होती है जो कि हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो क्लास है उसमें हम कवर कर चुके हैं। फाइनली 1940 के अंदर ड्रग बिल आता है और पास होने के बाद में वो ड्रग एक्ट बनता है। तो जो आज हमारे पास में स्वरूप है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो यहाँ से शुरू होता है 1940 से। 1962 के अंदर उसके अंदर कॉस्मेटिक एक्ट जोड़ा गया और उसको हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1962 के बाद में बोलने गए, बट जो इसका शुरुआती स्वरूप था वो 1940 में आया ड्रग एक्ट के रूप में। 1941 के अंदर जीएमपी है, उसके बारे में प्रयास शुरू हुए बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन के लिए। इसी कड़ी में 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी और फार्मेसी एक्ट 1948 बनाया गया। 1955 के अंदर इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन आता है। फिर 1963 यहाँ पे जीएमपी ड्रग्स के लिए, बेसिकली मॉडर्न ड्रग्स के लिए एस्टेब्लिश होती है 1963 में। तो आप देखो 1941 से 1963 22 साल लग गए इनिशिएट होके एस्टेब्लिशमेंट होने तक। इसी के अगले साल यानी 1964 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के परफ्यू में यानी इसके क्षेत्र में जोड़ा जाता है किसको, आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग को। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट साल हो गया। 1978 में जीएमपी को फिर से रिवाइज किया जाता है, इसके अंदर डिवाइस भी जोड़े जाते हैं और 1979 में जीएमपी के फाइनल रिपोर्ट आते हैं। आप देखिए मॉडर्न मेडिसिन का जीएमपी आने में कितना साल लग गया भारत में। 1941 से शुरू हुआ और 1979 यानी लगभग 38 साल लग गए इसको फाइनल रूल आने में। और फिर जो आपको याद रखना चाहिए, आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी के लिए जो ड्राफ्ट आया था जीएमपी का वो 1999 में आया और सन 2000 से जीएमपी जो है उसको गैजेट में नोटिफाई कर दिया गया, उसको एनफोर्स कर दिया गया आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग के लिए। इसी तरह से एक जो चीज़ इसमें डेवलपमेंट हुई वो सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस आई थी उसी शेड्यूल टी में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रसौषधि, जो मेटल मिनरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो जीएमपी गाइडलाइंस है वो इसमें जोड़ी गई थी। उसको आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे।
तो ये कुछ माइलस्टोन है। 1920 तक कुछ नहीं था। 1930 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनती है। 1940 में ड्रग एक्ट आता है और 1964 में आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी को इसके अंदर जोड़ा जाता है। 1999 में आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के लिए जीएमपी का ड्राफ्ट आता है। सन 2000 में नोटिफाई हो जाता है और 2009 में रसौषधि के लिए यानी मेटल मिनरल्स कंपाउंड्स के लिए सप्लीमेंट्री गाइडलाइन आती है। अब हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देखें कि ऑब्जेक्टिव किस किस से संबंधित है। तो जो हमने 5 मेन पॉइंट बताए थे, ऑब्जेक्टिव भी उनके ही इर्द गिर्द हैं। पहले यहाँ क्या लिखा है वो देख लेते हैं। द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड एज फॉलोज इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड टू एंश्योर दैट, यानी जीएमपी जो है वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बताई गई है किस किस चीज के लिए क्या इंश्योर करने के लिए। एक तो रॉ मटेरियल से संबंधित है। सिंपली जो आपको समझ में आता है कि रॉ मटेरियल जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी अच्छी, जो ऑथेंटिक होना चाहिए, जो क्वालिटी बताई गई है उस क्वालिटी का होना चाहिए और किसी भी तरह का उसके अंदर कंटामिनेशन या संदूषण नहीं होना चाहिए। रॉ मटेरियल आने के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस कहना हो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हैं तो जैसा शास्त्र में लिखा गया है वैसा या फिर जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है, चाहे शास्त्र में या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पब्लिकेशन है AFI में, उसके हिसाब से, ताकि स्टैंडर्ड बना रहे। प्रोसेस हो गया। तीसरा चीज क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि जब आपका प्रोसेस चल रहा है, रॉ मटेरियल आ गया, तो इन सब चीजों में हर बार एक ही जैसी क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बने, इसके लिए एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स आपको अपनाने होंगे। और अब फाइनली आ गया मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। जो भी ये सब करने के बाद भी, रॉ मटेरियल ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, आप क्वालिटी कंट्रोल के मेजर ले लिए, उसके बाद जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का होना चाहिए या स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में जो रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी और मैन्युफैक्चर ड्रग से रिलेटेड जो हमने बात की, इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए जो भी लाइसेंसी है या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इस तरह के मेथडोलॉजी को या फिर प्रक्रियाओं को अपनाएंगे कि इन सब चीज़ों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जा सके। इसलिए उनके खुद के रेफरेंस के लिए या फिर कभी अगर इंस्पेक्शन पे दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए। तो 5 ऑब्जेक्टिव हुए। रॉ मटेरियल जो है वो आपके ऑथेंटिक होने चाहिए, जो क्वालिटी बताई गई है उसके हिसाब से होना चाहिए। आप प्रोसेस जो है प्रिस्क्राइब प्रोसेस ही फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड को बना के रखेंगे। इसको बनाए रखने के लिए प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के मेजर को अपनाएंगे। जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने के लिए, जिनकी ज़रूरत खुद के रेफरेंस के लिए पड़ सकती है या इंस्पेक्शन पे दिखाने के लिए पड़ सकती है, ऐसा प्रॉपर मेथडोलॉजी और प्रोसीजर अपनाएंगे कि इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जा सके। इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी वैद्य या सिद्ध या हकीम अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद मेडिसिन बना के अपने ही पेशेंट को दे रहे हैं, वो जीएमपी के परव्यू से बाहर आते हैं, यानी उन पर जीएमपी लागू नहीं होता। अगर आप एक वैद्य हैं, आप एक हकीम हैं या फिर आप एक सिद्धा प्रैक्टिशनर है, तो आप अपने पेशेंट्स के लिए खुद दवाई बना करके उनको डिस्पेंस कर सकते हैं। अब हम जीएमपी शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या है, अब इसके पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का जो पॉइंट नंबर 1 है वो है फैक्ट्री प्रीमाइसेस से संबंधित, यानी आपके फैक्ट्री, उसका जो कैंपस है और बिल्डिंग है उससे संबंधित। तो उसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या जो फैक्ट्री है उसके अंदर नीचे जो बताई गई चीज़ें हैं उनके लिए पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। बहुत ईजी, आप आराम से समझ जाएंगे, आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत ईजीली समझ जाएंगे। रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को रिसीव और स्टोर करने के लिए, यानी आपके पास जो आ रहे हैं और आपको स्टोर करना है, ऑब्वियसली अगर आप फैक्ट्री बना रहे हैं तो आपके पास में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। फिर आने के बाद जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए प्रॉपर एरिया होने चाहिए। क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रॉपर सेक्शन होना चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसको स्टोर करने के लिए फिनिश्ड गुड स्टोर होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं और जो भी इससे संबंधित और काम होंगे उसके लिए प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए। और आपका रॉ मटेरियल हो गया या फाइनल प्रोडक्ट हो गया, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट प्रोडक्ट को रखने के लिए भी प्रॉपर स्टोर होना चाहिए। तो इतना तो एडिक्वेट स्पेस होना ही चाहिए कि जिसमें सेक्शन बन सके, रॉ मटेरियल को रिसीव कर सके। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप करना चाहते हैं उसके एरियाज से सेक्शन हो, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन हो, फिनिश्ड गुड को रखने का जगह हो, आपके बैठने के लिए, काम करने के लिए ऑफिस हो, और रिजेक्टेड गुड्स जो है उनको रखने के लिए एक अलग से स्टोर हो।
ये तो इसके लिए तो एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्री प्रेमाइसेस में जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम देखेंगे। इसके लिए आपको ये जो जनरल रिक्वायरमेंट्स में ए से लेकर के एन तक के जो पॉइंट हैं, जो ये 14 पॉइंट हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो इसके अंडर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ा सा समझने के बाद आप अपनी समझ से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके पॉइंट्स को याद रखने के लिए इन पॉइंट्स को हम याद रखने के हिसाब से कुछ कुछ सेक्शंस में बांट सकते हैं कि कौन से किससे संबंधित है। ये देख लेते हैं एक बार। लोकेशन एंड बिल्डिंग, जो ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, वो लोकेशन और बिल्डिंग से संबंधित है, जिसमें पहले में लोकेशन क्या होगा और सराउंडिंग आसपास क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए वो आएगा। दूसरे में बिल्डिंग से संबंधित रिक्वायरमेंट्स हैं कि बिल्डिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या होना चाहिए या नहीं वो है। उसके बाद में आप इन 3 पॉइंट को कैटेगराइज कर सकते हैं मटेरियल से संबंधित। मटेरियल में आपका जो भी रॉ मटेरियल है या फिर पैकेजिंग मटेरियल है, अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट्स है, उनके स्टोर आ गए। इनको बनाते समय जो वेस्ट हुआ उसको डिस्पोज करने से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, और जो वाटर है, वाटर को भी हमने सप्लाई के अंदर जोड़ा है। तो जो 3 चीजें हैं, जो मटेरियल है उनके स्टोर, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट और वाटर सप्लाई, ये मटेरियल से संबंधित हो गए। 2 चीजें जो है वो मशीन से संबंधित हो गई। एक तो मशीन में और मशीन और इक्विपमेंट से सीधा पॉइंट है, और एक जो है कंटेनर्स क्लीनिंग, जो भी कंटेनर्स आपके यूज हो रहे हैं ट्रक वगैरह को रखने के लिए या प्रोसेस के अंदर, उनका क्लीनिंग। ये 2 चीजें मशीनरी और इक्विपमेंट से संबंधित हो गई। अगली जो ये 3 पॉइंट्स हैं वो मैन पावर से संबंधित हो गए। जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉपर वर्किंग स्पेस हो, उनकी हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, इससे संबंधित रिक्वायरमेंट्स, और उनको प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा जाए, इसके प्रावधान इसमें है। और जो बाकी के 4 पॉइंट बचते हैं वो मेथड और रिकॉर्ड में आ जाएंगे, जहाँ पे इन चीज़ों को करने के लिए जो भी आप मेथड कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, ये इसमें आता है। तो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड आ गया, बैच बनने के बाद में आपने कैसे उसको डिस्पर्स किया या डिस्ट्रीब्यूट किया इसका रिकॉर्ड आ गया। मार्केट कंप्लेंट्स जो है उसका रिकॉर्ड आपने कैसे रखा वो आ गया। और क्वालिटी में क्या क्या मेथड लाए तो वो क्वालिटी कंट्रोल मेथड या क्वालिटी में आ गया। तो इसको हम लोकेशन बिल्डिंग प्लस 4M, मैन पावर, मशीनरी, मटीरियल, मेथड, इनमें डिवाइड करके, और इसके अंतर्गत जो जो पॉइंट है उसको, इन सभी पॉइंट को हम पढ़ सकते हैं। अब हम जो है इन सभी पॉइंट को ए से लेके एन तक के पॉइंट को बारी बारी करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है लोकेशन एंड सराउंडिंग्स, यानी आपका जो फैक्ट्री है उसका लोकेशन और उसके आसपास की चीजें कैसे होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए वो इसमें है। जो जो चीजें आपको याद रखने के लिए रखना ही चाहिए वो मैंने अलग से हाईलाइट किया है, आप इजीली देख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, द फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन shall be situated and shall have construction as to avoid contamination from open sewage, drain, public lavatory, for any factory which produces disagreeable or obnoxious odor or fumes or excessive soot, dust and smoke। तो ये बहुत ही साधारण बात आप समझते भी हैं कि आपकी फैक्ट्री जो है वो ऐसी जगह पे बनी होनी चाहिए, ऐसी जगह पे होनी चाहिए और ऐसी इस तरह से बनी होनी चाहिए कि किसी भी तरह के क्रॉस कंटामिनेशन से बच पाए, उसको अवॉइड कर पाए। चाहे वो बाहर की गंदगी से हो सकता है, सीवरेज से हो सकता है, ड्रेनेज से हो सकता है, या कुछ पब्लिक टॉयलेट्स है उनसे हो सकता है, या कोई भी आसपास अगर कुछ इस तरह की फैक्ट्री है जो कि खराब तरह का डिस्पोजेबल वेस्ट को या फिर खराब तरह का ऑर्डर को या धुएं को, कचरा आदि अगर उससे प्रोड्यूस होता है, तो हमारा फैक्ट्री ऐसी जगह से अच्छा तो होगा कि ना हो, अगर हो तो इस तरह से बनी हुई हो कि उससे किसी भी तरह का कंटामिनेशन हमारी फैक्ट्री में नहीं हो। इसी तरह की चीजें जो है वो शास्त्र में भी लिखी हुई है, रसशाला के संबंध में, औषध निर्माणशाला के संबंध में। सर्व बाधा विवर्जित है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, सर्व औषधि में देशे, जहाँ पे हमको इजीली ऐसी जगह पे लोकेशन हो कि इजीली जो है वो हमको औषधियाँ जो है मिल जाए। बेसिकली आयुर्वेद में तो बहुत सारे हर्बल ड्रग्स यूज होते हैं, तो आपका फैक्ट्री अगर ऐसी जगह होगा जहाँ पे सभी ये औषधियाँ आराम से मिल जाए तो बहुत अच्छा। आतंक रहित देश है, जहाँ पे किसी तरह का कोई समस्या या प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं होना चाहिए। सुगुप्ते एकांते बीजने, इन तीनों ही चीजों का मतलब है कि खाली जगह पे, शांत जगह पे, थोड़ा सा शहर से दूर होना चाहिए, सुसमय स्थान है, पर फिर भी जो जगह है वो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल जंगल हो या ऐसा निर्जन जिसको कहते हैं इस तरह की जगह नहीं होना चाहिए। लोकेशन और सराउंडिंग के बाद हम देखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग
जो आप बना रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। द बिल्डिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री शैल बी सच एज टू परमिट प्रोडक्शन ऑफ ड्रग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड शुड बी फ्री फ्रॉम cobwebs, insects, rodents. It should have adequate provisions of light and ventilation. The floor and the wall should not be damp or moist. The premises used for manufacturing, processing, packaging and labeling will be in conformity with the provisions of Factory Act. तो फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है वो इस तरह से बनना चाहिए कि जो कि परमिट करे, यानी इस तरह से सुविधा बनी हो कि जो भी ड्रग आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो हाइजीनिक कंडीशन में बन पाए, वहां पे किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े या फिर रोडेंट्स यानी जो बड़े जानवर है चूहे आदि और इससे भी बड़े कुत्ते बिल्ली आदि ऐसे नहीं होने चाहिए, इनसे फ्री होना चाहिए। प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए लाइट का और वेंटिलेशन का। जो दीवारें हैं, छत है, फर्श है, उस पर किसी तरह की सीलन या मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आप एक फैक्ट्री बना रहे हैं और किसी भी फैक्ट्री पे एक से ज्यादा तरह के कानून लगते हैं, तो हर फैक्ट्री पे फैक्ट्री एक्ट लगता है। तो जो भी फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता हो, उसकी प्रोविजंस है उसको जो भी उस समय पे वर्तमान समय में या फिर तत्कालिक समय में जो भी फैक्ट्री एक्ट के प्रावधान है उसको पूरा करता हो, ऐसा आपका बिल्डिंग होना चाहिए। इसी तरह से यही चीजें कुछ जो शास्त्र में लिखता है वो इस तरह से लिखता है, वात आयतन समायुक्ता, यानी प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन हो, और पशु यत्र न विद्यते, पशु यत्र न विद्यते, यानी किसी भी तरह के रोडेंट्स और नॉन रोडेंट्स एनिमल वहां पे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो है बिल्डिंग्स में ही और क्या इन्होंने लिखा है क्या होना चाहिए, it shall be located as so it to be compatible with other manufacturing operations that may be carried out in the same or adjacent premises, यानी compatible होना चाहिए किस चीज के लिए, जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग या और किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है उसी बिल्डिंग में या फिर साथ वाले प्रीमाइसेस में। हो सकता है एक ही प्रेमाइसिस के अंदर आयुर्वेदिक ड्रग भी बन रहा है या कॉस्मेटिक भी बन रहा है या फूड प्रोडक्ट भी बन रहा है, या फिर एक ही बिल्डिंग के अंदर आपका टेबलेट भी बन रहा है, कैप्सूल भी बन रहा है, सिरप भी बन रहा है, अलग अलग तरह की डोजेस फॉर्म चल रही हैं। तो ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हो गए जो एक बिल्डिंग में या एक प्रीमाइसिस में या साथ वाले प्रीमाइसिस में चल रहे हो सकते हैं। तो आपका बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए जो कि जो साथ के जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके कंपैटिबल हो, उसमें व्यवधान ना उत्पन्न करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं करे। इसी के कंटिन्यूएशन में जो अगला पॉइंट लिखते हैं वो भी इसी से संबंधित है कि adequately provided with working space to allow orderly and logical placement of equipments and material to avoid the risk of mix-up between different drugs or components thereof and to control the possibility of cross-contamination by other drugs or substances and avoid the risk of omission of any manufacturing or control step। कि कंपैटिबल किस तरह से होना चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट्स रखने हैं या जो आपको मटेरियल रखने हैं उसको ठीक तरह से ऑर्डरली या फिर लॉजिकली, ऑर्डरली का मतलब होता है 1 2 3 4 या ABCD इस तरह से, और लॉजिकली जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आपको टेबलेट बनाना है तो पहले रॉ मटेरियल होगा, फिर पाउडरिंग होगा, फिर ग्रेनुलेशन होगा, फिर टेबलेट पंचिंग हो गया, तो ये लॉजिकल प्लेसमेंट हो गया। तो ऑर्डरली या लॉजिकली उसको प्लेस किया जा सके, उसको रखा जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, और किसी भी तरह का मटेरियल का या ड्रग का, चाहे रॉ मटेरियल हो गया या इन प्रोसेस मटेरियल हो गया या बने हुए ड्रग का कोई भी मिक्सअप या एक दूसरे से कंटामिनेशन नहीं हो, इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। आगे थर्ड पॉइंट में लिखते हैं डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, इंटीरियर सरफेस shall be smooth and free from cracks and permit easy cleaning and disinfection. The wall of the room in which the manufacturing operations are carried out shall be impervious to and be capable of being kept clean. The flooring shall be smooth and even and shall be such as not to permit retention or accumulation of dust and waste product. तो लिखते हैं कि आप इस तरह से अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो किसी भी तरह की कीड़े मकोड़ों का यानी छोटे जानवरों का और रोडेंट्स यानी बड़े जानवरों की एंट्री को रोके। जो इंटीरियर सरफेस है यानी जो भी आपका उस फैक्ट्री के अंदर का इंटीरियर सरफेस हो गया, दीवारें हो गई, फर्श हो गया और छत हो गया, वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सीलन नहीं होना चाहिए, वो इजीली क्लीन और डिसइंफेक्शन किया जा सके इस तरह का बना हुआ होना चाहिए। उसके अंदर उसमें उसकी फ्लोरिंग आदि पे कोई भी ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे कुछ मटेरियल अटक के रह जाए
या फिर कुछ मटेरियल का रिटेंशन हो या जिसे क्लीन ना किया जा सके, अटक जाए, कोने आदि जैसे होते हैं, तो वो आगे के स्लाइड में देखेंगे कि कोने है या दीवारों के कॉर्नर है उसको किस तरह से बनाना है कि वहाँ पे डस्ट भी या कोई पाउडर भी या फिर कुछ भी चीज जो है वो रुके नहीं, बिल्कुल स्मूथ हो, इजीली क्लीन और डिसइंफेक्शन। इसी के अंदर जो है बिल्डिंग के अंदर भी और क्या प्रावधान है, प्रोवाइडेड विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम in the processing area, the sanitary fittings and the electrical fixtures in the manufacturing area shall be proper and safe. कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर आप सफाई वगैरह जो भी इसमें करेंगे उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, प्रॉपर सैनिटरी फिटिंग्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग होना चाहिए। और एक जनरल सा बात है कि पानी वगैरह का जरूरत रहेगा तो प्रॉपर पाइप वगैरह का फिटिंग हो, और जहाँ भी इलेक्ट्रिकल या लाइट का रिक्वायरमेंट हो तो उसका प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, और वो सेफ भी होना चाहिए, उससे कुछ रिस्क का संभावना नहीं हो। फिर लिखते हैं 5वें पॉइंट में, फर्नेस और भट्टी सेक्शन कुड बी कवर्ड विद अ टीन रूफ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, बट सफिशिएंट केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड डस्ट। कि जो आपका फर्नेस सेक्शन है यानी जो भट्टी सेक्शन है जहाँ पे कुपी पकवादी जैसी चीजों को बनाएंगे, वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए टीन से, टीन आदि के जो शेड्स आते हैं उससे, बट उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए, अदरवाइज कुछ सफोकेशन होगा या फिर बहुत ही विषैली गैसें जो है वो उसके अंदर फैल सकती हैं। बट वेंटिलेशन हो, बट व्यवस्था इस तरह की हो कि उसके अंदर कोई धूल या कीड़े मकोड़े या मक्खियां आदि नहीं उड़े। फिर लिखते हैं देयर शुड बी फायर सेफ्टी मेजर्स एंड प्रॉपर एग्जिट्स, देयर शुड बी फायर सेफ्टी मेजर्स एंड प्रॉपर एग्जिट्स। तो अगर मान लीजिए आपके बिल्डिंग में ये व्यवस्था होना चाहिए कि अगर कभी आग वगैरह जैसी स्थिति हो जाती है तो फिर फायर सेफ्टी मेजर्स हैं वो हो, अग्निशमन यंत्र वगैरह लगे हों, और प्रॉपर ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में ये मार्क्स लगे होने चाहिए कि एग्जिट, उस स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट कैसे होगा, कैसे लोग बाहर निकलेंगे, उसके मार्क्स होने चाहिए। फिर लिखा है ड्राइंग स्पेस, क्योंकि आयुर्वेदिक फील्ड में हमको जरूरत ही पड़ती है हर्ब्स का ड्राइंग करने को, कभी कभी इन प्रोसेस मटेरियल को ड्राइंग करने की जरूरत पड़ता है, टेबलेट वगैरह को ड्राइंग करने का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक ड्राइंग स्पेस होना चाहिए जिसका प्रॉपर फ्लोरिंग हो, वायर मेश की दीवारें हो सकती है या फिर ग्लास पैनल की दीवारें हो सकती है। बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्यवस्था इस प्रकार की हो कि जब सुखा रहे हो तो उसमें किसी तरह की डस्ट है, इंसेक्ट है, मक्खियां हैं, कीड़े आदि ये इसमें नहीं पड़ जाए, इससे कोई कंटामिनेशन नहीं हो। तो ये बिल्डिंग का में क्या क्या होना चाहिए ये, और अभी हम फोटो में भी देख लेते हैं जो हमने देखा था कि जो आपका जो भी सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए। ये देखिए आप बिल्कुल स्मूथ है, इजी टू क्लीन है। जिन जिन ऐसा कोई एरिया नहीं रहना चाहिए जहाँ पे डस्ट हो सके, तो इन कॉर्नर्स पे जैसे कि हमको पता है डस्ट रह जाती है, कितने भी आप साफ कर ले जाता नहीं है, या फिर इन जगहों पे भी इनको आप 90 डिग्री नहीं बना के एक स्लोप जैसा बनाएंगे जिससे कि उसको इजीली क्लीन किया जा सके। और जब स्लोप जैसा बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ मिट्टी है या मटेरियल है वो कुछ रहेगा भी नहीं। आप सोचते होंगे कि स्मूथ जो है टाइल से बना सकते थे, लेकिन यह नहीं है, ये पूरा स्मूथ है। टाइल्स भी अगर आप लगाते हैं तो उसके जोड़ के अंदर जो है कोई मटेरियल, मिट्टी, डस्ट वगैरह रह सकता है, निकलता नहीं है। तो वैसा ना करके पूरे को इक्वली प्लेन और स्मूथ होना चाहिए। इसके ऊपर जनरली किसी भी तरह का फर्श बनाते हैं तो इपोक्सी से ऊपर एक कवरिंग करते हैं जिससे कि वो स्मूथ हो जाता है और इजीली क्लीन करा जा सकता है, किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो इमीडिएटली वो रिपेयर होना चाहिए। अगले पॉइंट में जो आता है वाटर सप्लाई, तो सिंपल सा बात है, वाटर आपको दो कारण से मेनली चाहिए। एक तो जो वाटर जो है यूज होगा प्रोसेस में वो, और दूसरा जो है क्लीनिंग के लिए यूज होगा। तो क्लीनिंग के लिए यूज होगा उसके लिए एडिक्वेट सप्लाई का प्रावधान होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। और जो वाटर जो है आपका प्रोसेस में यूज होगा, काढ़े में यूज हो रहा है या किसी भी तरह की ड्रग बनाने के प्रोसेस में यूज हो रहा है, वो प्योर और पोर्टेबल यानी पीने लायक साफ पानी को यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे, औषध औषध बनाएंगे तो उससे डिस्पोज भी निकलेगा यानी वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। तो वाटर हो सकता है वेट डिस्पोज हो सकता है या ड्राई डिस्पोज हो सकता है। तो उसको इस तरह से आपने डिस्पोज करना है कि वो वर्कर को भी और पब्लिक की हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। फिर है कंटेनर्स क्लीनिंग, जो भी ड्रग्स आप बनाने वाले हैं उसको रखने के लिए
जो भी कंटेनर आपको चाहिए, वो बड़े कंटेनर हो सकते हैं, छोटे हो यानी जार वगैरह बड़े हो सकते हैं, छोटे कंटेनर डिपेंडिंग ऑन द डोजेज फॉर्म, ग्लास जार हो सकता है, ग्लास बोतल हो सकता है, पेट के एचडीपी के ग्लास या बोतल हो सकते हैं, वाइल्स हो सकते हैं। ये सबको ठीक तरह से रखा हो और उनको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से अलग एक जगह ऐसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से अलग यानी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे अलग एक ऐसा एरिया हो जहाँ पे इन कंटेनर्स को प्रॉपरली वॉश किया जा सके, क्लीन किया जा सके और ड्राई किया जा सके, ऐसी व्यवस्था उसके अंदर होना चाहिए। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो स्टोर है, स्टोर के अंदर कई सब पॉइंट आएंगे। स्टोर से जैसे आप समझते ही हैं कि पहली बात तो रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया और रिजेक्टेड गुड्स हो गया, इनके अलग अलग स्टोर होने चाहिए। इसमें भी सब कैटेगरी हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल का बात करें तो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग तरह के स्टोर हो सकते हैं। तो स्टोर के अंदर क्या है वो अपन पढ़ते हैं एक बार। स्टोरेज शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड shall be free from dampness. It should provide independent adequate space for storage of different types of material such as raw material, packaging material and finished product. तो एक तो कॉमन पॉइंट है कि प्रॉपर वेंटिलेशन और शेल बी फ्री फ्रॉम डैम्पनेस होना चाहिए, कि जहां भी आप किसी भी तरह के मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइट हो और किसी भी तरह की डैम्पनेस, मॉइस्चरनेस, सीलन वगैरह ना हो। और जो भी चीज आप स्टोर कर रहे हैं अलग अलग तरह की चीज हो सकती है, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट, उसको स्टोर करने के लिए एडिक्वेट यानी पर्याप्त स्पेस उस जगह पे होना चाहिए। अब ये जो अलग अलग चीजें हैं इसको अपन बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल। द मैन्युफैक्चरर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल used in Ayurvedic, Siddha and Unani system shall decide the use of appropriate containers which would protect the quality of raw material as well as prevent it from damage due to dampness, microbiological contaminants or rodent or insect infestation, etc. If certain raw material requires such controlled environment conditions, the raw material store may be subdivided with proper enclosure to provide such conditions by suitable cabinization. लिखते हैं मैन्युफैक्चरर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। तो हर तरह के रॉ मटेरियल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट हो सकता है या वोलेटाइल ऑयल है या मान लीजिए कोई फ्रेश हर्ब्स है, ड्राई हर्ब्स है, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है और इन सबको हैंडल करने का मैन्युफैक्चरर के पास में एक्सपीरियंस भी होता है। तो ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सपीरियंस दैट ही और शी हैव अप्रोप्रिएट, जो उसके लिए सबसे उचित है उस तरह के कंटेनर को यूज करेंगे उनको स्टोर करने के लिए। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को बचाए रखने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, या और अगर वो क्वालिटी आपने बचा भी लिया तो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू डैम्पनेस, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन, रोडेंट और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। अगर वो अच्छा रॉ मटेरियल भी है तो वो खराब ना हो जाए, किससे? सीलन से, माइक्रोबायोलॉजी यानी फंगस या बैक्टीरिया से, रोडेंट यानी बड़े जानवरों से और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से। तो इनसे भी वो बचा रहे, इस तरह के कंटेनर में, उचित कंटेनर में आप उसको स्टोर करके रखेंगे। इफ द सर्टेन रॉ मटेरियल, अगर ऐसा लगता है आपको कि कुछ निश्चित रॉ मटेरियल को रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, मान लीजिए कोई वोलेटाइल मैटर है या एसेंशियल ऑयल्स है, तो उसके लिए आपको हो सकता है स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 25 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको चाहिए, तो उसको लिए भी आप जो है एक अलग से स्पेशलाइज्ड व्यवस्था कर सकते हैं या करना चाहिए। और आपका अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल के हिसाब से आप अपने रॉ मटेरियल को आप अपने रॉ मटेरियल स्टोर को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं विद सुटेबल कैबिनाइजेशन, प्रॉपर कैबिन बना करके आप अलग अलग तरह के सब डिवीजन उसके आपके रॉ मटेरियल स्टोर के कर सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल स्टोर के सब डिवीजन कौन कौन से हो सकते हैं? जिस जिस तरह के ड्रग्स या फिर रॉ मटेरियल हमारे यूज हो सकते हैं उसी उसी तरह के उसके स्टोर हो सकते हैं। तो अलग अलग आप सेक्शन कर सकते हैं किसका? जो मेटेलिक ओरिजिन ड्रग हैं उनका, या फिर मिनरल ओरिजिन जो आपके रॉ मटेरियल है वो हो गए, एनिमल ओरिजिन हो गए, फ्रेश और ड्राई हर्ब्स हो गए, एक्सीपिएंट्स हो गए जो आपके यूज होते हैं, और वोलेटाइल ऑयल्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, जो भी फ्लेवर्स आपके यूज होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, घन है, इन सबको या रेजिन है, इन सब का जैसे 8 सेक्शन यहाँ पे बताए हैं, इन सब का अलग अलग कैबिनाइजेशन और अलग अलग स्टोर आप कर सकते हैं।
जो भी रॉ मटेरियल है उस पर प्रॉपर लेबल करना रहेगा, एक अलग से आप लेबल टांग के रखेंगे जो भी उसका कंटेनर है उसके साथ में, जिस लेवल पे नेम ऑफ द रॉ मटेरियल होगा, सोर्स वो कहाँ से आया है, कहाँ से उसे सोर्स किया गया है वो रहेगा, फिर बैच नंबर या लॉट नंबर उसको क्या दिया है वो रहेगा, और डेट ऑफ रिसीट कब आपने उसको प्राप्त किया वो रहेगा। इसके अलावा आते ही, क्योंकि सबसे पहले उसको, जैसे हमने पीछे की एक स्लाइड में देखा था कि सबसे पहले क्यूसी जो है उसको सैंपल को विड्रॉ करता है टेस्टिंग के लिए, तो जो टेस्टिंग में है वहाँ पे अंडर टेस्ट का येलो कलर का लेबल लगा होना चाहिए, अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो रेड कलर का रिजेक्टेड लेबल होना चाहिए, और जो अप्रूव हो गया है उस पर ग्रीन कलर का अप्रूव्ड का लेबल लगा होना चाहिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में। अ, जो ये कलर कोड है वो जनरली फॉलो ऐसा होता है, हालांकि जो रेगुलेशन में लिखा है वो तो यही लिखा है कि अप्रूव, अंडर टेस्ट या रिजेक्टेड, जो भी वो कंडीशन में उसका लेबल होना चाहिए, पर ये कलर कोड्स हैं जो कि जनरली प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं। अब आगे स्टोर में रॉ मटेरियल के बाद हम देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल में जो भी आपका पैकेजिंग मटेरियल है, बोतल है, जार है, वाइल है, फिर सेकेंडरी पैकेजिंग में जो आता है आपका कार्टन्स है, कंटेनर्स हैं, या फिर इनको सील करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, लेबल चाहिए, रैप्स चाहिए, उन सबको प्रॉपरली स्टोर करना है। और अगर उसके लिए भी कोई आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो उसका आप ध्यान रखेंगे। और all containers and closures shall be adequately cleaned and dried before packaging the product। अगर मान लीजिए कोई जार वगैरह आपने साफ किया है, वॉश किया है, तो उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे, प्रॉपरली ड्राई करेंगे आप अपना मटेरियल भरने से पहले। तो ये पैकेजिंग मटेरियल में रिक्वायरमेंट है। फिर है फिनिश्ड गुड, जो आपका मटेरियल बन के तैयार हो गया है उसको रखने का स्टोर। तो लिखते हैं द फिनिश्ड गुड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया आफ्टर प्रॉपर पैकेजिंग shall be stored in the finished good store shall be stored in finished good store within an area marked quarantine after the quality control laboratory and the expert have checked the correctness of finished good with the reference to its packaging labeling as well as the finished good product quality as prescribed, then it will be moved to approved finished goods area या stock area. Only approved finished goods shall be dispatched as per marketing requirement और distribution records shall be maintained as required। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था, जो एक फ्लो चार्ट था उसमें, कि फिनिश्ड गुड बनने के बाद में भी उसका क्वालिटी टेस्टिंग होता है। तो जब क्वालिटी टेस्टिंग जब चल रहा होता है तो वो क्वारंटाइन एरिया में रखा जाता है, उस पर क्वारंटाइन का इस तरह का लेबल भी लगा रहता है, यानी अंडर टेस्ट है वो। जो जो टेस्ट होने के बाद में अप्रूव होगा, डेफिनेटली ऑब्वियसली जो क्वालिटी टेस्टिंग है वो तो क्वालिटी कंट्रोल लैब करेगा, वहां से अप्रूव होने के बाद में जो जो अप्रूव हो गया है उसको आप अप्रूव्ड फिनिश्ड गुड स्टॉक एरिया में रखेंगे, और जो अप्रूव है उसी को ही, जो आपका मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है उसको आप रिलीज कर सकते हैं। जो अप्रूव नहीं हुआ है उसको जाहिर सी बात है आप रिलीज नहीं कर सकते। और जिस तरह से आप रिलीज करेंगे, जिस तरह से आप आपका जो अप्रूव स्टोर है उससे निकालेंगे, तो उस हिसाब से आपको आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है वर्किंग स्पेस। जो भी वर्किंग ऑपरेशंस हो रहा है उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग एरिया शैल प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल for orderly placement of equipments and material used in any of the operations for which these employed, so as to facilitate easy and safe working and to minimize or to eliminate any risk of mix-up between different drugs, raw materials, and to prevent the possibility of cross-contamination of one drug by another drug that is manufactured, stored, or handled in the same premises। यानी कि आपके फैक्ट्री के अंदर इस जो पहला चीज है, एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो इक्विपमेंट्स और मटेरियल है उनको ऑर्डरली और लॉजिकली आप रख सकें, इसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी और क्वालिटी कंट्रोल एरिया में भी। क्यों होना चाहिए कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी गतिविधियां हो रही है, उसको आसानी से और सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से किया जा सके, जिससे कि एक तो आसानी से और इजीली किया जाएगा, तो एक तो रिस्क भी जो है किसी तरह का कम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, किसी सेफ्टी बढ़ जाएगी, और कोई मिक्सअप या फिर क्रॉस कंटामिनेशन होने की संभावना भी कम हो। इस तरह से पर्याप्त स्पेस पे लॉजिकली या ऑर्डरली प्लेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी और क्वालिटी कंट्रोल एरिया में भी।
हेल्थ, क्लोजिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ द वर्कर्स। तो जो भी कर्मचारी, अधिकारी, जो भी वर्कर उसमें काम करने वाले हैं, आप चाहेंगे कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, इनमें किसी भी तरह का कॉन्टेजियस डिजीज ना हो, जो कि जिससे कि कंटामिनेशन हो जाए, कहीं पे पता चला औषधि में, ड्रग में, या फिर एक से दूसरे कर्मचारी में फैले, तो ऐसे किसी भी तरह की संभावना से बचने के प्रॉपर प्रावधान होने चाहिए, प्रॉपर मेजर आप लेंगे। तो क्या लिखते हैं, ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री शैल बी फ्री फ्रॉम कंटेजियस डिजीज। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो किसी भी तरह की कंटेजियस यानी संक्रमण एक से दूसरे में इस तरह की डिजीज से संक्रमित नहीं होने चाहिए। द क्लोथिंग ऑफ द वर्कर शैल बी कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर यूनिफॉर्म suitable to the nature of the work and the climate and shall be clean। तो जो क्लोथिंग है वर्कर्स की वो प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए और यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, जो कि सूटेबल हो, जो जिस तरह का काम या जिस तरह की गतिविधि में वो है उसके हिसाब से सूटेबल हो। क्लाइमेट जो है सर्दी ठंडी या जो भी वहाँ का क्लाइमेट उस एरिया का है, जो उस पर्टिकुलर सेक्शन का, उसके हिसाब से, और साफ होना चाहिए। यानी जो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, यूनिफॉर्म जो है वो काम को, क्लाइमेट को हिसाब से सूटेबल हो और साफ हो। और क्या क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म में, द यूनिफॉर्म शेल ऑल्सो इंक्लूड द क्लॉथ और सिंथेटिक कवरिंग। जो आपका यूनिफॉर्म है उसमें या तो अलग से कपड़ा हो या साथ में ही कपड़ा हो या फिर कोई सिंथेटिक कवरिंग हो, किसी चीज को कवर करने के लिए, हैंड्स हाथों को, पैरों को, हेड को, वेर एवर रिक्वायर्ड जहां भी जरूरत हो उस हिसाब से हाथ पैर और सर को कवर करने के लिए कपड़ा या सिंथेटिक कवरिंग होना चाहिए। एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द पर्सनल क्लीनिनेस सच एज क्लीन टॉवल, सोप एंड स्क्रबिंग ब्रशेस शैल बी प्रोवाइडेड। पर्सनल क्लीनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टॉवल चाहिए साफ, या ब्रश चाहिए, सोप चाहिए, स्क्रबिंग ब्रश चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करना होगा वर्कर्स को। सेपरेट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर लेबोरेटरीज एंड टू बी यूज्ड बाय मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन टॉयलेट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, और जो जो टॉयलेट्स है या वॉशरूम्स हैं वो ऐसी जगह पे होने चाहिए जिससे कि जो प्रोसेसिंग एरिया है मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी का, वहां पे किसी तरह का गंदगी नहीं आए या वहां पे किसी तरह का क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो। मैन और वुमेन के लिए क्योंकि आपका एक यूनिफॉर्म है तो उनके लिए प्रॉपर अलग अलग पूरी तरह से व्यवस्थित चेंजिंग रूम होने चाहिए, और जो भी उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो भी उनका सामान है, उसको रखने के लिए भी सुचारू व्यवस्था होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज मेडिकल सर्विसेज। क्योंकि आपका फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो हो सकता है कभी भी कुछ चोट वगैरह लग जाए तो फर्स्ट एड का रिक्वायरमेंट हो, और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि किसी भी तरह का डिजीज वगैरह नहीं हो जिससे कि दूसरे लोगों को या फिर औषधि की क्वालिटी पे कुछ फर्क पड़े, तो इसके लिए मेडिकल सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक तो हमेशा किसी भी फैक्ट्री में और कहीं भी एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड होना चाहिए, प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कर्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब भी आप वर्कर को रखते हैं उस समय उनका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और रखने के बाद भी पीरियोडिकली समय समय पर चेकअप होना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ईयर, साल में एक बार फिजिशियन के द्वारा उनका चेकअप होना चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचे हुए रहें, और जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम में या उसके बाद में भी जो वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया है उन सब का रिकॉर्ड आपको संभाल करके रखना है। अगला पॉइंट जो है वो मशीनरी और इक्विपमेंट से संबंधित है। For carrying out manufacturing depending on the size of operations and the nature of the product manufactured, suitable equipments either manually operated or operated semi-automatically, which could be electric or steam based, or fully automatic machinery shall be made available। कि मशीनरी और इक्विपमेंट्स में कह रहे हैं कि जिस तरह के ऑपरेशंस आप अपने फैक्ट्री में चला रहे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितना बैच साइज बना रहे हैं और किस तरह का प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड है, चाहे मैनुअल पे ही ऑपरेटेड हो यानी इंसान खुद उसको ऑपरेट कर सके, या सेमी ऑपरेट कर सके, कुछ आपको ऑपरेट करना पड़े, कुछ ऑटोमेटिक हो, या फुल्ली ऑटोमेटिक, इस तरह की मशीनरी जो है आप अवेलेबल कराएंगे। दिस में इंक्लूड मशीन्स फॉर यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच एज क्रशिंग, grinding, powdering, boiling, meshing, burning, रोस्टिंग, फिल्टरिंग, ड्राइंग, फिलिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो जो जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो यहाँ लिखे हैं कि ये जो मशीनरी है वो कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए यूज हो सकती है। तो इसमें क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पाउडरिंग, बॉइलिंग, मैशिंग, बर्निंग, रोस्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब आ सकते हैं। टू इंश्योर ईज इन द मूवमेंट ऑफ वर्क्स एंड orderliness in operations in a suitable adequate space will be ensured between two machines or row of machines।
तो ये जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं इसके लिए ये इजीली हो पाए और ऑर्डरली लगे हों, इसके लिए आपको ये भी तय करना है, ये भी आपको इंश्योर करना है कि दो मशीन्स के रोज के बीच में पर्याप्त स्पेस हो। These equipments have to be properly installed and maintained with proper cleaning। ये जो भी आप इक्विपमेंट्स जो भी मशीन्स लगाएंगे ये ठीक तरह से इंस्टॉल होना चाहिए प्रॉपरली। इसको आपने टाइमली जब भी इसका रिक्वायरमेंट्स है ऑन बेसिस ऑफ दैट मशीनरी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए और क्योंकि उससे बना रहे हैं तो प्रॉपरली क्लीन भी हर बार रखना चाहिए। इन सब चीजों के रिकॉर्ड भी आपको बना करके रखने पड़ेंगे। इसको चलाने का क्या एसओपी है उसको आप बना करके रखेंगे, उसको क्लीन करने का क्या एसओपी है उसको बना करके रखेंगे और इन सब के अलावा भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी अगर कोई एसओपी है कब मेंटेनेंस होगा या कब उसका रीचेक होगा वो सब भी रिकॉर्ड आप बना करके रखेंगे। अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या रिकमेंडेशन है वो हम इसी जीएमपी के पार्ट सेकंड में देखेंगे आगे। अगला जो पॉइंट है दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। द लाइसेंसी शैल मेंटेन बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड फॉर ईच बैच। पहले हम ये देख लेते हैं कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता क्या है। तो मान लीजिए आपको कोई भी एक चीज बनाना है, मान लीजिए च्यवनप्राश बनाना है, तो च्यवनप्राश बनाने के लिए पहले आप रॉ मटेरियल स्टोर में जाएंगे, वहां से आपको रॉ मटेरियल इशू होगा। रॉ मटेरियल इशू होने के साथ में आपके पास में वो रिकॉर्ड भी आपको दिया जाएगा कि जो जो लोट का रॉ मटेरियल आपको दिया गया है उसका क्वालिटी टेस्टिंग में क्या क्या रिजल्ट था। फिर जो भी आप प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस उसमें लिखा जाएगा और प्रोसेस के बाद में प्रोसेस के दौरान भी जो क्वालिटी टेस्ट हो रहे हैं, फिर आपका जो प्रोडक्ट पैक हो रहा है, लेबल हो रहा है, लेबल होने के बाद टेस्ट हो रहा है और फिर रिलीज हो रहा है। तो शुरू से लेके लास्ट तक हर एक प्रोडक्ट की जो जर्नी रहेगी, हर एक बैच की जो जर्नी रहेगी उसको रिकॉर्ड करने का जो डॉक्यूमेंट है वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है। हर बैच का बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड अलग होता है और मैन्युफैक्चरर को या हम यूं कहें मैन्युफैक्चरर लाइसेंसी को हर बैच का प्रॉपर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनाना होगा और बनाने के साथ में उसको संभाल कर भी रखना होगा फॉर पर्टिकुलर टाइम। तो क्या लिखते हैं वो देखते हैं। The licensee shall maintain batch manufacturing record of each batch of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs manufactured irrespective of the type of the product manufactured। चाहे क्लासिकल हो या प्रोप्राइटरी हो, तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप बनाते हैं चाहे शास्त्रीय हो या प्रोप्राइटरी हो, आपको उसका पीएमआर यानी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनाना होगा, उसका रिकॉर्ड संभाल के रखना होगा। Manufacturing records are required to provide an account of the list of the raw materials and their quantities obtained from the store, test conducted during the various stages of manufacturing like taste, odor, color, physical characteristics and chemical test as may be necessary or indicated in the approved books of Ayurveda, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में है। तो पीएमआर जो है जैसे मैंने बताया कि आपको लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो उसमें यूज होने वाला है, कितना क्वांटिटी में यूज होने वाला है, स्टोर से कब रिलीज हुआ उस पे और वेरियस स्टेजेस में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो जो भी टेस्ट उस पे हुए वो सब का रिकॉर्ड इसके अंदर आपको मिलता है। तो जो भी टेस्ट आप रॉ मटेरियल पे या इन प्रोसेस मटेरियल पे या फिनिश्ड गुड पे करते हैं वो या तो जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में दिया हुआ है वो हो सकते हैं, या मान लीजिए आपका कोई प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है या क्लासिकल में भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके स्टैंडर्ड्स नहीं दिए हुए हैं फार्माकोपिया में, तो मैन्युफैक्चरर के खुद के डेवलप किए हुए इन हाउस डेवलप किए हुए स्टैंडर्ड्स पे या पैरामीटर्स पे आप चेक कर सकते हैं। These tests may include any in-house or pharmacopoeial test adopted by the manufacturer in the raw material or in the process material or in finished product। ये मैं बता चुका हूँ। These records shall be duly signed by production and quality control personnel respectively। क्योंकि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर यानी जो ये साइन करके ये बताते कि हाँ हमने ये बना दिया, और क्वालिटी कंट्रोल का साइन इसलिए जरूरी है कि हाँ हमने ये टेस्ट कर लिया ये क्वालिटी पे पास है या फेल है। डिटेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट store including dates and quantity of the drugs transferred along with the record of testing of the finished product if any and packaging record shall be maintained। जैसे मैंने बताया जो भी गतिविधियां हो रही है रॉ मटेरियल इश्यू होने से लेके ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग पैकेजिंग, ड्यूरिंग लेबलिंग, वो सब रिकॉर्ड होंगी डेट के साथ में और उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। ओनली आफ्टर द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग have been verified and accepted quality shall be allowed to be
क्लियर्ड फॉर सेल। सिंपल सा बात है कि जो अप्रूव हो जाएगा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबल क्वालिटी के हिसाब से वो सेल के लिए रेडी रहेगा। इट शुड बी एसेंशियल टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डेट, मैन पावर, मशीन एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड एंड टू कीप इन प्रोसेस रिकॉर्ड ऑफ वेरियस शोधन, भावना, बर्निंग, फायर, स्पेसिफिक ग्राइंडिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल यूज। जैसे मैंने बताया कि जो भी प्रक्रियाएं हुई, जो भी काम उस पे हुए, उनका रिकॉर्ड डेट के साथ में, किस व्यक्ति ने किया, वो क्या मशीन यूज की गई या क्या इक्विपमेंट्स यूज किया गया और क्या प्रोसेस किया गया, उन सबको प्रॉपर्ली आप बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करेंगे आपके इंटरनल यूज के लिए। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि बैच बन के रेडी हो गया, तो जो अप्रूव है उसको आप सेल के लिए निकाल देंगे या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल देंगे। तो वो जहां भी गया, जितना भी कंटेनर रिलीज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका आप जो है रिकॉर्ड बना करके रखेंगे। और ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो एटलीस्ट उस प्रोडक्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी तक आपको आपके पास में रखना होगा। रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स, कि जो भी मार्केट में कंप्लेंट्स आएगी, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट रिलीज करके मार्केट में चला गया, उससे संबंधित कोई भी तरह का जो कंप्लेन आता है, चाहे वो क्वालिटी से संबंधित हो सकता है, उसकी सेफ्टी से संबंधित हो सकता है, या किसी भी तरह का शिकायत आता है, कंप्लेन आता है, उसको आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। उसको ठीक करने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है ये जानने के लिए जो आपने इन्वेस्टिगेशन की उसको मेंटेन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो भी आपने करेक्टिव एक्शन लिए उसको एलिमिनेट करने के लिए, अगली बार से मिनिमाइज करने के लिए, ओमिट करने के लिए, उसको भी आप प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो यही इसके अंदर है। पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। मैन्युफैक्चरर shall maintain a register to record all reports of market complaints received regarding the product sold in the market। सिंपल सी बात है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें जितनी भी मार्केट कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। द मैन्युफैक्चरर shall enter all the data received on such market complaints, investigations carried out by the manufacturer regarding the complaints, as well as any corrective action initiated to prevent reoccurrence या recurrence of such market complaints shall be also recorded। जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया और जो भी आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए जो ले रहे हैं ताकि दोबारा नहीं हो, वो आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। Once in a period of 6 months, the manufacturer shall submit the record of such complaints to the licensing authority। जो भी आपके स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंसिंग देती है, उसको आप हर 6 महीने में एक बार जो आपका ये रिकॉर्ड है वो सबमिट करेंगे। The register shall also be available for inspection during any inspection of premises। जो ये आपका रजिस्टर है, जब अथॉरिटी इंस्पेक्शन करती है तो आप इंस्पेक्शन में आपका रजिस्टर हमेशा रेडी होना चाहिए इंस्पेक्टर को, या जो भी इंस्पेक्शन कर रही है अथॉरिटी उसको दिखाने के लिए। द रिपोर्ट ऑफ एनी एडवर्स रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम यूज ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स शैल बी आल्सो मेंटेन्ड इन अ सेपरेट रजिस्टर बाय ईच मैन्युफैक्चरर। ये बेसिकली फार्माकोविजिलेंस का पार्ट आ गया। अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो रहा है या एडवर्स इवेंट क्रिएट हो गया, यानी अनचाहा कुछ खराब इफेक्ट आपके ड्रग लेने के बाद में आया, तो उसके लिए रिपोर्ट भी जो है वो आपको संभाल करके रखने हैं। ये बेसिकली फार्माकोविजिलेंस पे आता है और फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को आपने इन्फॉर्म करना है जो भी आया या आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया तो। द मैन्युफैक्चरर शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द एडवर्स रिएक्शन टू फाइंड इट the same is due to any defect in the product, or whether such reactions are already reported in the literature or it is a new observation। तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट की वजह से कोई एडवर्स इवेंट आया, या फिर इस तरह के रिएक्शन पहले भी रिपोर्ट हुए हैं क्या जो लिटरेचर में दिया हुआ है या लिटरेचर में है, या ये कोई नया ऑब्जर्वेशन है जो कि पहली बार देखा गया है। तो इसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एडवर्स इवेंट या एडवर्स रिएक्शन वाला पार्ट है वो फार्माकोविजिलेंस के अंदर आता है। तो अगला पॉइंट आता है वो है क्वालिटी कंट्रोल। तो जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस तो हर जगह ही है, रॉ मटेरियल पे भी है, प्रोसेस पे भी है, फिनिश प्रोडक्ट पे भी है। तो इससे संबंधित क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं अपन। Every licensee is required to provide facility for quality control section in his or her own premises or through government approved testing laboratory। हर लाइसेंसी को जरूरत होगी या वो अवेलेबल कराए क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन की फैसिलिटी को। आपका जो रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, या फिर आपका इन प्रोसेस है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल का सेक्शन या तो उसका खुद का हो या फिर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड या आयुष अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहां से क्वालिटी कंट्रोल की सुविधा को उसने उपलब्ध कराना रहेगा अपनी फैक्ट्री के लिए। द टेस्ट शैल बी एज पर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। जो भी आप टेस्ट कैरिड आउट करेंगे उसका मेथड
या उसको कैसे करना है, वो कैसे होगा, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड जो एपीआई है या यूपीआई है या फिर सीधा फार्माकोपिया है, उसमें जो पैरामीटर बताए हैं वो और उसमें जो मेथड बताए हैं उसके हिसाब से आप टेस्ट करेंगे। Where the tests are not available, the test should be performed according to the manufacturer specification or other information available। जहां पर भी किसी चीज के टेस्टिंग के लिए या किसी पैरामीटर पे टेस्टिंग के लिए मान लीजिए स्पेसिफिकेशन या मेथड एपीआई में या फार्माकोपी में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे या तो मैन्युफैक्चरर खुद अवेलेबल करेगा या जो अन्य इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चाहे लिटरेचर में हो या और किसी फार्माकोपिया में हो उसके हिसाब से करेंगे और उसका रिकॉर्ड भी जो है आप संभाल करके रखेंगे। आप अपने जो सर्टिफिकेट जारी करेंगे उसके अंदर आप ये मेंशन करेंगे कि टेस्ट को किस रेफरेंस के हिसाब से कैरिड आउट किया गया। The quality control section shall verify all the raw materials, monitor in-process quality checks, and control the quality of finished product being released to the finished goods stores or warehouse। ये हम पहले देख चुके हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल का, इन प्रोसेस का और फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को चेक करेगा। प्रेफर आप करेंगे कि इस क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक अलग से एक्सपर्ट हो। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। कम से कम 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, वहां पर रेफरेंस बुक होना चाहिए और रेफरेंस सैंपल होना चाहिए जिससे कि आपका रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे मान लीजिए गुडुची है तो गुडुची का एक रेफरेंस सैंपल हो और आपके पास में रेफरेंस बुक हो जिसके अंदर लिखा हो कि गुडुची कैसा होगा। जो भी अलग अलग प्रोसेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग की गई उसका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग में पहले बताया था कि जो भी प्रोडक्ट आप रिलीज कर रहे हैं हर बैच का आप कम से कम 3 या 4 कंट्रोल सैंपल रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट तक या एक्सपायरी डेट के 1 साल तक। तो पांचवा पॉइंट है टू सुपरवाइज एंड टू मॉनिटर एडिक्वेसी ऑफ द कंडीशन अंडर विच द रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आर स्टोर। जो आपके स्टोर हैं उसमें जो जो हमने रिक्वायरमेंट बताई थी उसको सुपरवाइज करना और उसको मॉनिटर करना कि जो जो कंडीशन चाहिए वो बनी हुई है कि नहीं। कीप रिकॉर्ड इन एस्टेब्लिशिंग शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। जो भी प्रोडक्ट का आप एक्सपायरी दे रहे हैं, शेल्फ लाइफ दे रहे हैं, तो उसको बनाने में, उसका स्टोरेज तय करने में जो जो रिकॉर्ड चाहिए उसको आप बना करके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो बना करके रखेगा। Manufacturer who are manufacturing patent and proprietary Ayurvedic, Siddha and Unani medicine shall provide their own specification and control reference in respect to such formulated drug। जो भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन कोई बना रहा है तो डेफिनेटली उसके स्टैंडर्ड भी उसको खुद डेवलप करने पड़ेंगे, तो उसके स्पेसिफिकेशन और उसके कंट्रोल सैंपल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के पास में होना चाहिए। The record of specific method and procedures of preparation, that is Bhavna Vardhan put, and the record of every process carried out by the manufacturer shall be maintained। तो जिस भी तरह का प्रोसेस हो रहा है चाहे शोधन, मारण, भावना, मारण, पुट, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका रिकॉर्ड जो है मैन्युफैक्चरर बना के रखेगा और क्यूसी के पास में, क्वालिटी कंट्रोल के पास। आगे रिक्वायरमेंट है द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ एज गिवन इन द respective pharmacopoeias of Ayurvedic, Siddha and Unani system of medicine published by Government of India shall be complied with। किसी भी रॉ मटेरियल के लिए उसकी आइडेंटिटी के लिए, यानी मान लीजिए आप एसटी मधु यानी ग्लाइसिराइजा ग्लैप्लल दे रहे हैं वो है कि नहीं, प्योरिटी कितना है कि यानी उसके अंदर जो आपके पास मटेरियल आया उसमें कितना ग्लाइसिराइजा ग्लैप्रा है, और स्ट्रेंथ कितनी है जो आया उसके अंदर, जो एक्टिव्स हैं, जो एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है कि नहीं, या है तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो है आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ के लिए जो फार्माकोपिया में दिया हुआ है वो आपके पास में होने चाहिए। All raw materials will be monitored for fungal and bacterial contamination with a view to minimize such contamination। जो सभी रॉ मटेरियल हैं वो इस तरह से मॉनिटर किए जाने चाहिए कि उनमें फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फंगल और बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो और इसके कम से कम होने की संभावना हो, कोई भी और तरह का कंटामिनेशन भी ना हो। फिर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में आपको एक्सपर्ट कौन कौन चाहिए, तो 3 तरह के एक्सपर्ट चाहिए। एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट चाहिए जो कि एक बीएमएस भी हो सकता है, एक आपको केमिस्ट चाहिए जो कि किसी भी तरह की केमिकल टेस्टिंग के लिए हो, जिसके पास में बैचलर डिग्री हो या फिर फार्मा से हो, तो वो अभी के टाइम में चल सकता है। एक आपको बोटनिस्ट या फार्माकोग्नोसिस्ट चाहिए जो बेसिकली आपके हर्बल रॉ मटेरियल है उस पर टेस्टिंग करने के लिए। और जो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स जो आपके क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में चाहिए, बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं, केमिकल सेक्शन और फार्माकोग्नोसी सेक्शन। उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, वो जीएमपी के
सेकंड पार्ट में बताया है वो आने वाले स्लाइड में अपन देखेंगे। तो जनरल फैक्ट्री प्रीमाइसेस पूरा होने के बाद में अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे 1.2 कि अगर मान लीजिए कोई स्टेराइल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा। स्टेराइल प्रोडक्ट यानी उस तरह के प्रोडक्ट जहाँ पे आपको जो बैक्टीरियल लोड है उसको कम से कम करना है, या फिर यूँ कहूँ कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होना चाहिए। ऐसे अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बन रही है या कोई सपोजिटरीज बन रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या अतिरिक्त सावधानी बरतनी है, वो इस पार्ट में हम देखेंगे। लिखते हैं 1.2 में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में जो पहले बताया उसके एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। कोई स्टेराइल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात तो स्टेराइल प्रोडक्ट का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया को प्रॉपरली सैनिटाइज करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। और डिसइंफेक्ट करने के बाद भी आपको इस तरह से व्यवस्था चाहिए कि बाहर के वातावरण से, बाहर के एटमॉस्फेयर से चांसेस ऑफ फिर से माइक्रोब्स के आने का कम से कम हो या जीरो हो, इसी तरह से उसको डिजाइन किया जाना चाहिए। तो पहला चीज तो वो अलग हो, अलग होगा तो चांस कम हो जाएगा। एनक्लोज हो, सेपरेट हो, क्लोज्ड हो। फिर लिखते हैं एयरलॉक फॉर एंट्री। एयरलॉक फॉर एंट्री का मतलब होता है कि जब आप दरवाजा खोलेंगे तो अंदर का प्रेशर इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि एयर से दरवाजा बाहर अपने आप बंद हो जाए, यानी एयर का प्रेशर हमेशा बाहर की तरफ रहे, जिससे कि एयर के साथ में कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं आ सके। और शेल बी एसेंशियली डस्ट फ्री। जो आपका एरिया है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, यहाँ पे किसी तरह की डस्ट नहीं होना चाहिए। और वेंटिलेटेड विद एन एयर सप्लाई, प्रॉपर एयर सप्लाई एएचयू यूनिट्स, एयर हैंडलिंग यूनिट से होना चाहिए। और उन हैंडलिंग यूनिट्स के अंदर भी हैपा फिल्टर्स होने चाहिए। हैपा फिल्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फिल्टर्स होते हैं जिनका पोर साइज जो है वो बैक्टीरिया के साइज से भी कम होता है। तो जिससे क्या होता है कि आप समझ ही गए होंगे, अगर उनका जो साइज है, जो इनके मैश का या पोर का साइज है, अगर बैक्टीरिया के साइज से कम होगा तो बैक्टीरिया एयर के साथ में उस जो आपका स्टेराइल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसमें नहीं आ पाएंगे। तो क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उनको चेक करते रहना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे डेफिनेटली। और फिर एक पीरियोडिकली में भी वंस इन अ मंथ, और जो भी पीरियड एक फिक्स किया जाएगा उसके हिसाब से। इसके अलावा जो भी सरफेसेस है, मान लीजिए दीवारें हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने का एरिया है, या फिर कुछ कंटेनर्स हैं, वेसल्स हैं, मशीनरीज हैं, इवन जो ग्लोव्स वगैरह यूज उस एरिया में हो रहे हैं, उन सब की सरफेस से स्वैब को, कॉटन का स्वैब यूज करके सैंपल लिया जाता है और उन सब सैंपल को रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाएगा माइक्रोबियल काउंट के हिसाब से। और वो माइक्रोबियल काउंट एज पर जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से होना चाहिए। आइदर नील होना चाहिए या ऑलमोस्ट नील होना चाहिए और नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स है मैन्युफैक्चरिंग एरिया के हिसाब से। और क्या है एडिशन है इसमें, एक्सेस टू द मैन्युफैक्चरिंग एरिया shall be restricted to minimum number of authorized personnel. Special procedure to be followed for entry and leaving the manufacturing area shall be written down and displayed. तो डेफिनेटली बात है, क्योंकि आप जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांसेस कम से कम रखना चाहते हैं, तो आवाजाही जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उन्हीं लोगों को परमिट होगा और वही लोग भी जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना उसमें मूव करेंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे। और जो भी आने या जाने का रिकॉर्ड होगा उसको प्रॉपर गेट पे लिखा जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग that can be sterilized in the final containers, the design of the area shall be preclude the possibility of the products intended for sterilization being mixed with or taken to be products already sterilized. In case of terminally sterilized products, the design of the area shall be preclude the possibility of mix up between non-sterile products. तो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कि आप बनाने के स्टेज में नहीं बल्कि लेटर स्टेज में स्टेराइल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पाउडर है, तो पाउडर का अगर मान लीजिए आप हर्ब का स्टेराइल नहीं करते हैं, एक पाउडर को स्टेराइल करने का मेथड है, मान लीजिए आप गैमा रेडिएशन से उसको स्टेराइल कर रहे हैं, माइक्रोब्स को खत्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लेटर स्टेज में या फिर फाइनल कंटेनर के अंदर उसको स्टेराइल कर सकते हैं। तो उस तरह की स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेराइल या नॉन स्टेराइल जो प्रोडक्ट है वो आपस में कहीं मिक्सअप ना हो जाए और उनसे कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा बी में इसी के अंदर 1.2 में बी में इन्होंने बताया है प्रिकॉशंस अगेंस्ट कंटामिनेशन एंड मिक्स। फर्स्ट है कैरिंग आउट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन अ सेपरेट ब्लॉक फॉर एडिक्वेटली आइसोलेटेड बिल्डिंग और ऑपरेटिंग इन एन आइसोलेटेड एनक्लोजर विद इन अ बिल्डिंग।
कि उसी बिल्डिंग में या किसी और बिल्डिंग में एक सेपरेट ब्लॉक होना चाहिए इस तरह की गतिविधियों के लिए, इस तरह के ऑपरेशंस के लिए, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेशर डिफरेंशियल इन द प्रोसेस एरिया। तो जैसे हमने पहले बताया कि एयर प्रेशर का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर से ज़्यादा हो ताकि बाहर से डस्ट या माइक्रोब्स जो है वो एयर के साथ अंदर नहीं आए। प्रोवाइडिंग अ सूटेबल एग्जॉस्ट सिस्टम, कि जो अंदर भी एयर को सर्कुलेट करने के लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। डिजाइनिंग लेमाइनर फ्लो स्टेराइल एयर सिस्टम फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट, लेमाइनर फ्लो होना चाहिए जो एयर सिस्टम है उसको स्टेराइल बनाने के लिए। द टर्मिनल एफिशिएंसी ऑफ यूवी लैम्प शैल बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड इंडिकेटिंग द बर्निंग आवर्स और चेक्ड यूजिंग इंटेंसली। आप जानते हैं कि यूवी लाइट जो है उसको भी यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए, माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए। तो जो जर्मिसाइडल एफिशिएंसी है आपके लैंप्स की, कि आपने जो यूवी लैंप लगा रखे हैं पर्टिकुलर एरिया में जब आप स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो उनका जो जर्मिसाइडल एफिशिएंसी है उसको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यू आर यूजिंग दोज लैंप और वो एफिशिएंट ही नहीं है तो जर्मिसाइडल एक्टिविटी आएगा ही नहीं, माइक्रोब खत्म ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन जो है वो अलग ब्लॉक में हो या चाहे सेम बिल्डिंग में या दूसरी बिल्डिंग ही इसके लिए डेडिकेटेड बना दिया जाए। अप्रोप्रिएट प्रेशर डिफरेंशिएशन होना चाहिए अंदर बाहर, और अलग अलग प्रोसेस एरिया है जो उनमें सूटेबल एग्जॉस्ट सिस्टम हो, लेमाइनर फ्लो हो, जर्मिसाइडल एफिशिएंसी ऑफ यूवी लैम्प, ये आप चेक करते रहेंगे। तो प्रिकॉशंस में आगे बताते हैं कि इंडिविजुअल कंटेनर्स ऑफ लिक्विड एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस shall be examined against black and white background fitted with diffused light after filling to ensure freedom from contamination with foreign suspended matter। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस और लिक्विड के केस में आप जो है उसको किसी कंटेनर में लेके, उसका जो कंटेनर है वो ग्लास का कंटेनर हो सकता है, वो टेस्ट ट्यूब हो सकता है, यानी ट्रांसपेरेंट कंटेनर में लेकर के आप उसको डिफ्यूज्ड लाइट के कंडीशन में ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट बैकग्राउंड में देखेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि उसके अंदर कोई सस्पेंडेड कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, कोई सस्पेंडेड मैटर तो नहीं है, ये देखने के लिए आप ये करेंगे। फिर लिखते हैं एक्सपर्ट टेक्निकल स्टाफ अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल चेक एंड कंपेयर एक्चुअल यील्ड अगेंस्ट थ्योरेटिकल यील्ड बिफोर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैच। कि बैच को फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले खासकर इन स्टेराइल प्रोडक्ट के केस में और बाकी प्रोडक्ट में भी ऐसा टेक्निकल स्टाफ जो कि उस स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया है, वो ये चेक करेगा कि थियोरेटिकल यील्ड यानी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किसी प्रोडक्ट का जो फाइनल यील्ड आना था वो, और जो एक्चुअल यील्ड यानी जो यील्ड हमको प्राप्त हुआ है, जो प्रोडक्ट हमको फाइनली जो बैच बन के प्राप्त हुआ है उसके अंदर डिफरेंस है कि नहीं वो देखेगा, और अगर डिफरेंस है तो वो ठीक से जस्टिफाइड है कि नहीं उसको वो चेक करेगा। All the process controls are required under master formula including room temperature, relative humidity, volume, field, leakage and clarity shall be checked and recorded। जब भी कोई जीएमपी के अंदर आप कोई फॉर्मूला अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसका मास्टर फॉर्मूला लिखते हैं, मास्टर फॉर्मूला फाइल बनाते हैं जिसमें उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, उनका क्वांटिटी, वो किस तरह से प्रोसेस किए जाएंगे या क्या जो भी प्रोसेस किया जाएगा उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या रूम टेम्परेचर रहेगा, क्या आरएच यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी, किस वॉल्यूम में फिल करे जाएंगे, ये सब चीज़ें भी एक लिखी जाती हैं टू गेट द सेम प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस एवरी टाइम, कि हर बार उसी तरह का उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो रिप्रोड्यूस हो सके। तो इन सभी प्रोसेस को मास्टर फॉर्मूला के हिसाब से हर बार चेक किया जाएगा और जो ये चेक किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। आगे जो सेकंड पार्ट है जीएमपी का ही, जिसके अंदर ए बी सी डी इस तरह से 4 सबसेक्शन है, तो इनको बारी बारी देखते हैं। जो ए पार्ट है उसके अंदर जो मशीनरी है उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है हर एरिया में या अलग अलग सेक्शन में, और हर सेक्शन के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो बताया गया है। लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ आयुर्वेदिक एंड सिद्धा मेडिसिन। जो रिकमेंडेड यानी अनुशंसित किया गया है, एक तरह से बताया गया है कि क्या आपके पास में हो तो अच्छा होना चाहिए, और मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड, जो मिनिमम एरिया है ये तो होना ही चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, क्या उसका कंपोजिशन है, क्या नेचर ऑफ रॉ मटेरियल है। तो पहले लिखते हैं
one machine indicated for one category of medicine could be used for manufacturing of the other category of medicine also. Similarly, some of the manufacturing areas like powdering, furnace, packaging of liquid and avleha park could also be shared for these items. तो पहले लिखते हैं one machine indicated for one category of medicine could be used for manufacturing of other category of medicine also. यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक तरह की मेडिसिन बनाने के लिए कोई मशीन चाहिए, थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए तैल कल्पना है और स्नेह पाक कर रहे हैं, तैल कल्पना है और दूसरी तरफ अवलेह कल्पना करना है। आपको कढ़ाई चाहिए, आपको चलाने के लिए पलटा चाहिए। अगर आप एडवांस्ड में जाएंगे तो हो सकता है आप स्टीम जैकेटेड वेसल में पका रहे हो घी तेल को या फिर अवलेह को भी, और जो ऑटोमेटिक एजिटेटर हैं, जो घूमने वाले पलटे हैं, उनसे आप कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एक मशीनरी को दोनों चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर क्लीन करके। यानी पहले उसी में तेल बना लीजिए, फिर उसको प्रॉपर क्लीन करके अवलेह बना सकते हैं, या अवलेह बनाने के बाद भी प्रॉपर क्लीन करके तेल बना सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी कुछ एरिया है जो कि कॉमन रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी, जैसे पाउडरिंग है या फर्नेस सेक्शन है। फर्नेस सेक्शन उसी में आप मान लीजिए अलग अलग तरह के पुट दे सकते हैं, या मान लीजिए कुपी पको में भी वही सेक्शन काम में आ रहा है, उसको यूज कर सकते हैं। लिक्विड आदि का पैकिंग है तो उसी लिक्विड सेक्शन को प्रॉपर क्लीन करके आप ऑयल वगैरह का पैकिंग कर सकते हैं, उसी में क्लीन करके सिरप का पैकिंग कर सकते हैं, आशावरिष्ठ का पैकिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये इसमें बताया है। तो आगे देखते हैं एरिया और मशीनरी क्या क्या है। 1200 square feet covered area with the separate cabins or partition for each activity। यानी आपको आयुर्वेदिक ड्रग बनाने के लिए 1200 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया चाहिए ही चाहिए, जो कि आगे फर्दर सब डिवाइडेड होगा कैबिन्स में और पार्टीशन में बेसिस ऑन द एक्टिविटी जो की जा रही है। और जो हमने शुरू में देखा था कि जिन जिन सेक्शन के लिए एडिक्वेट स्पेस जो चाहिए उसके हिसाब से वो डिवाइडेड होगा। अगर उसी प्रीमाइसेस में आप यूनानी मेडिसिन भी बनाना चाह रहे हैं जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हैं, तो आपको 400 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, तो आप उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बना सकते हैं और यूनानी मेडिसिन भी बना सकते हैं। अब हमको ये देखना है अलग अलग जो डोजेस फॉर्म है उसके लिए एरिया क्या है। तो जैसे अंजन या पिष्टी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, और जो मशीनरी रिकमेंडेड है ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन जो आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये रिकमेंडेड है। खरल हो सकता है, खरल मैकेनाइज हो सकता है, मोटराइज हो सकता है, एंड रनर या बॉल मिल, एज पर योर रिक्वायरमेंट और बैच साइज आप चुन सकते हैं। इसीलिए इसी तरह चूर्ण के लिए 200 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। पिल्स वटी इनके लिए 100 स्क्वायर फीट, कुपीपक्व क्षार वगैरह के लिए 150 स्क्वायर फीट, काजल के लिए 100 स्क्वायर फीट, कैप्सूल के लिए 100 स्क्वायर फीट, ऑइंटमेंट भरम के लिए 100 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, पाक अवलेह इनके लिए 100, पानक सिरप वगैरह के लिए 150, आशा वरिष्ठ के लिए 200 स्क्वायर फीट, सूरक के लिए 100 स्क्वायर फीट, अर्क के लिए 100 स्क्वायर फीट, तेल घृत के लिए 100 स्क्वायर फीट, अश्चोतन के लिए भी 100 स्क्वायर फीट, और जो भट्टी सेक्शन है वो 200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और ये प्रॉपरली टिन के रूप से, टिन की छत से कवर होना चाहिए। अगर आप देखें पाउडर सेक्शन, भट्टी सेक्शन और आपका आशावरिष्ठ सेक्शन 200 स्क्वायर फीट का है। पानक सिरप, कुपीपक्व, ये दो आपके 150 स्क्वायर फीट के हैं, बाकी सभी 100 स्क्वायर फीट के हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड के अंदर जो बी सब पॉइंट है उसके अंदर है लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे यूनानी मेडिसिन बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड मशीनरी इक्विपमेंट्स और एरिया है वो बताया है, तो वो अभी हमारा विषय नहीं है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर ही जो सी सब सेक्शन है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिकमेंडेड फॉर द इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। जो आपका क्वालिटी कंट्रोल का लैब है उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होगा वो इसके अंदर बताया है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक केमिस्ट्री सेक्शन होता है, फार्माकोग्नोसी सेक्शन होता है। ये बेसिकली दो रिक्वायरमेंट है। केमिस्ट्री के सेक्शन के अंतर्गत जो भी आपका फिजिकल और केमिकल टेस्टिंग होता है वो आप करते हैं, और कोग्नोसी के अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर हर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो माइक्रोस्कोपी मैक्रोस्कोपी वगैरह किया जाता है, सेक्शन कटिंग जो किया जाता है वो सब फार्माकोग्नोसी में आता है। तो दोनों सेक्शन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा पार्ट सेकंड के अंदर ही डी पॉइंट में सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस दिया गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रसौषधि या फिर हर्बो मिनरल या मेटालिक कंपाउंड्स जो हैं, तीनों ही तरह की औषधि के लिए, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी के लिए। इसको अपन देखते हैं तो क्या लिखते हैं, दीज गाइडलाइंस आर इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट दोज प्रोवाइडेड अबव एंड शुड बी रीड इन कंजंक्शन
विद द पेरेंट गाइडलाइन, कि ये जो पेरेंट गाइडलाइन इससे पहले जो हमने अभी तक जीएमपी पढ़ी है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, उसके साथ जुड़ी हुई है। यानी आप इसको फॉलो करते हैं तो ये जाहिर है कि आपको अभी तक जो जीएमपी रिक्वायरमेंट बताया वो फॉलो करना ही करना है। आगे लिखते हैं, द सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस आर टू प्रोवाइड द जनरल एंड मिनिमम टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रसोई औषधि, कि ये जो सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस है ये जो जनरल, जो सामान्य और जो कम से कम टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए कि जो रसोई औषधि आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बनी रहे, क्वालिटी को श्योर करने के लिए और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को बताती है। इस ये जो गाइडलाइंस है ये रसोई औषधि जैसे हम जानते हैं के लिए आएगी, तो रसोई औषधि भस्म हो सकता है, सिंदूर कल्पनाएं, कुपीपक्व, कजली, खलवीय रसायन, परपटी, पोटली, सत्व, द्रुति, ये सब हो सकते हैं जो कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी तीनों ही सिस्टम में यूज होते हैं। The supplementary guidelines of GMP for Rasaushadhi are needed to establish the authenticity of raw material, minerals and metals in process validation and quality control parameter to ensure that these formulations are processed and prepared in accordance with classical text and for which the safety measures are compliant। यानी ये जो गाइडलाइन है इनका उद्देश्य ये है, ये किस लिए ये एस्टेब्लिश की जा रही है। पहला, ऑथेंटिसिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, चूंकि मेटल मिनरल ले रहे हैं तो जो भी हमारे रॉ मटेरियल इस केस में है वो ऑथेंटिक हो, और जहाँ की जैसे मैंने बताया जो इन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जो लोग आयुर्वेद से हैं वो ये समझते हैं कि मेटल मिनरल के केस में विष आदि धातु वगैरह के केस में जो इन प्रोसेस जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको वैलिडेट करना और उनको प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। शोधन, मारण आदि पूरी तरह से पुट दिया जाए, प्रॉपर मारण किया जाए, अदरवाइज हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं उसके। और क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर टू एंश्योर दैट दीज फॉर्मुलेशंस आर प्रोसेस्ड एंड प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद क्लासिक, और इस चीज पे पूरा जो क्यूसी डिपार्टमेंट है वो ध्यान रखे, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर को इंश्योर करे कि इनको बनाने का, इनका शोधन आदि करने का जो मेथड क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है वो सब फॉलो हो, जिससे कि इनकी सेफ्टी जो है वो बनी रहे और सेफ्टी मेजर के साथ ही कंप्लायंट रहे। ओनली दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व्हिच हैव गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर एएसयू एंड सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट फॉर रसौषधि शैल बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर द सेम। ये कहना चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि वही मैन्युफैक्चरर रसौषधि का निर्माण कर पाएंगे जिनके पास में एएसयू ड्रग के लिए एक तो जीएमपी है और सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट भी है कि वो रसौषधि के लिए भी जीएमपी जो यहाँ पे बताई गई है, जो सप्लीमेंट्री गाइडलाइन है, इसको फॉलो कर रहे हैं, वही यूनिट्स जो है रसौषधि का निर्माण कर सकेंगी। सप्लीमेंट्री गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट फॉर द रसौषधि शैल बी इश्यूड बाय द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ओनली आफ्टर थोरो इंस्पेक्शन बाय एन एक्सपर्ट टीम इंक्लूडिंग रस शास्त्र एक्सपर्ट नॉमिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होगा, तो आयुष के द्वारा जो एक रस शास्त्र का एक्सपर्ट, रस शास्त्र सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गया इस पर्टिकुलर रसौषधि के लिए, इसके एक्सपर्ट को नॉमिनेट करेंगे आयुष, किसके लिए, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए। और वो एक्सपर्ट जो है इसका जो फैक्ट्री है इसका प्रॉपर विजिट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करने के बाद में ऑन बेसिस ऑफ हिज और हर रिकमेंडेशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो ये सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट है जीएमपी फॉर रसौषधि इसको जारी करेगा। ये जारी होने के बाद ही रसौषधि का निर्माण वो कंपनी या वो फैक्ट्री बना सकते हैं। आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरियाज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर, उसके लिए देख लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो पर्टिकुलर एरिया जैसे भट्टी सेक्शन या अदर सेक्शन है उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ भस्म एंड कुपीपक्व and Rashaushadhi preparation made from metals and minerals, the following specific area shall be provided, which should be completely segregated from the production area used for preparation of plant and animal by animal product based formulation to avoid cross contamination. The following exclusive area required for Rashaushadhis are। तो यहाँ पे एरिया बताया है, स्पेसिफिक एरिया जो अलग अलग तरह के रसौषधि बनाने के लिए चाहिए होगा, और बता रहे हैं कि ये जो एरिया है जो प्लांट या एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट से या उस तरह के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे ये बिल्कुल अलग होना चाहिए, ताकि उनमें किसी तरह का हैवी मेटल या कोई और तरह का क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। तो सबसे पहले है ए में भट्टी और हीटिंग डिवाइस सेक्शन फॉर भस्म एंड रसौषधि, 100 स्क्वायर फीट एरिया इसके लिए भट्टी सेक्शन के लिए अलग से चाहिए। किस चीज क्या काम में लिया जाएगा, वो हीटिंग के लिए, बर्निंग के लिए, पुट देने के लिए, एंड एनी हीट रिलेटेड वर्क विद प्रॉपर वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट एंड चिमनी, दिस कुड बी टिन शेड ऑल्सो। तो किसी भी तरह का हीटिंग या बर्निंग या पुट देने के लिए ये एरिया यूज किया जाएगा। ये प्रॉपर टिन की छत से टिन शेड होना चाहिए, इस पे प्रॉपर वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट चिमनी इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। ढालन वगैरह के लिए भी इस एरिया को यूज में लिया जा सकेगा।
दूसरा एरिया जो है वो ग्राइंडिंग, ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग सेक्शन फॉर भस्म। भस्म में जो मर्दन, भावना, ट्राइचुरेशन वगैरह किया जाता है उसके लिए 100 स्क्वायर फीट एरिया अलग से चाहिए, जहाँ पे आप हो सकता है ये सब चीजें मैकेनिकल कर रहे हो यानी मशीन से कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो या ओवन वगैरह का यूज कर रहे हो। ड्राइंग वगैरह के लिए भी जहाँ पे भावना आदि लगाने के बाद में जब चक्रिका बना के उनको ड्राई करना है या और भी किसी प्रोसेस में आपको ड्राइंग करना है तो उसके लिए प्रॉपर एरिया होना चाहिए जो कि ग्लास से या किसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ढका हो, जिससे कि सन रेज तो आए यानी गर्मी तो आए बट वो मटेरियल जो है वो किसी और चीज से क्रॉस कंटामिनेट ना हो। और रसौषधि के स्टोर के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट एरिया अलग से चाहिए, जैसा कि सी पॉइंट में बताया गया है। उसके बाद में लिखते हैं द साइज डायमेंशन ऑफ ईच भट्टी सेक्शन वुड बी सो डिजाइन टू सूट द बैच साइज और क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड, keeping in mind the processing is done as per the condition of Drug and Cosmetic Act mentioned under Schedule 1 official books। कि आपका जो डायमेंशन है भट्टी सेक्शन का उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह है वो आप ये कॉमन सेंस है कि वो होगा कि जो आपका बैच साइज है उसके हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, कम से कम ना पड़े, ज्यादा हो तो अच्छा है। और ये भी आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए मात्राएं या बैच साइज भट्टी वगैरह का ये डिसाइड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है शेड्यूल 1 ऑफिशियल बुक्स, जो शास्त्रीय ग्रंथ जो है जो कि किताबें शेड्यूल फर्स्ट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में जो लिस्टेड किए गए हैं शास्त्रीय बुक्स जो हैं, जो ग्रंथ है, उनको ध्यान में रखते हुए इन एडिशन टू द फ्यूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल्ड बुक नेमली कोल, फायरवुड, काउ डंग केक्स एटसेट्रा, यूज ऑफ हीटिंग डिवाइसेस लाइक electric heating, oil or gas fired furnaces and others shall be employed so as to provide the required temperature as per the nature of the material and object of the heating। ये तो सिंपल बात बता रहे हैं कि इसी के साथ में या तो आप जो बुक्स में बताए गए हीटिंग सोर्सेज जो है, जो कोयला हो सकता है लकड़ी से या फिर उपले वगैरह से अगर आप हीट दे रहे हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल या ऑयल या गैस फर्नेस वगैरह है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको आप जो मटेरियल का नेचर है उसके हिसाब से तय करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरर्स में अडॉप्ट एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस, properly baked and clean earthen pot of other crucibles and glass container of appropriate design shall be used। तो जैसा आपको रिक्वायर्ड है कि आपको खुले में जलाना वगैरह या खुले में एरोबिक करना है या बंद अंतर्धुन विधि से कुछ चीजें करना है, तो उस हिसाब से आप चीजें करेंगे। जो आपको अर्दन पॉट यूज करने हैं, शराब है या अन्य जो मिट्टी के पात्र यूज करने हैं, वो पूरी तरह से पके हुए होने चाहिए। और इसी तरह से जहाँ पे आपको जरूरत है ग्लास की या और कोई और ग्लास कंटेनर की या क्रूसिबल यानी मूसा वगैरह की, वो आप यूज करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, जो कि अप्रोप्रिएट हो, जो कि उचित हो, ऑन बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन, ऑन बेसिस ऑफ योर बैच साइज, ऑन बेसिस ऑफ द नेचर एंड द एरिया दैट यू हैव। आगे बताते हैं द मैन्युफैक्चरिंग एरिया शुड बी डिजाइन विद स्पेशल अटेंशन टू प्रोसेस द प्रोडक्ट्स दैट जनरेट टॉक्सिक फ्यूम्स लाइक SO2, आर्सेनिक एंड मर्करी वेपर। आपको खास ध्यान रखना है जो कि टॉक्सिक वेपर अगर किसी प्रोसेस के दौरान निकलता है तो वो ठीक से उस पर अटेंशन दिया जाए, उसको जो भी प्रोसेस करना है वो किया जाए। मान लीजिए किसी केस में जैसे गंधक वगैरह का शोधन कर रहे हैं तो SO2 निकल रहा है या फिर आर्सेनिक या फिर मर्करी के वेपर निकल रहे हैं, उसको प्रॉपर आप ट्रीट करेंगे। When heating and boiling of the material is necessary, suitable ventilation and air exhaust flow mechanism should be provided to prevent accumulation of unintended fumes and vapors। तो इन्हीं केस में जो हम बात कर रहे हैं SO2 निकल रहा है या आर्सेनिक या मर्करी के वेपर्स निकल रहे हैं, तो प्रॉपर उसके लिए जो भी उचित हो, सूटेबल हो, ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम, एयर एग्जॉस्ट सिस्टम को आप वहां लगाएंगे, जिससे कि ये जो जहरीली जो ये गैसेस हैं, ये वेपर्स हैं, ये एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो और किसी को नुकसान ना हो। Such areas may be provided with properly designed chimney or ducts fitted with the exhaust system and suitable scrubbing system to remove fumes and smoke so that safety of the personnel and environment is taken care। तो जो फ्यूम्स या स्मोक्स इस पे जम गया है उसको भी उतारने के लिए प्रॉपर प्रोविजन आपको करना है, जिससे कि एनवायरनमेंट की और जो सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में उनकी भी सेफ्टी जो है वो अश्योर की जा सके। Since processing of Rasaushadhi may introduce heavy metal contamination and cross contamination etc., therefore cleaning of equipments is particularly important after every process using appropriate cleaning agent which should not react with the material of equipments and must be free from unwanted properties like corrosiveness। तो जैसे कि यहाँ पे हम रसायनशास्त्र के अंदर
हैवी मेटल्स जो है उनको प्रोसेस करने वाले हैं, तो क्लीनिंग वगैरह से क्रॉस कंटामिनेशन, क्लीनिंग वगैरह के टाइम क्रॉस कंटामिनेशन होने की बहुत संभावना है। तो इन चीज़ों को प्रॉपर ध्यान में रखना है, इस तरह के अप्रोप्रिएट क्लीनिंग एजेंट यूज़ करने हैं जो कि इससे रिएक्ट नहीं करे, कोरोसिव न हो, यानी कि जो वेसल है या मशीन है उसको कोरोसिव नहीं करते, उसका रस्टिंग नहीं कर दे, और जो आपका क्लीन करने के बाद जो वेस्ट है उसको भी प्रॉपरली डिस्पोज करना है। फिर है रिकॉर्ड्स shall be maintained specially for the temperatures attained during the entire process of भस्मीकरण while employing different kinds of classical put furnace using oil, gas और electricity, कि आपने चाहे क्लासिकल तरीके से पुट दिया हो या फर्नेस से पुट दिया हो, चाहे वो ऑयल फर्नेस हो, गैस फर्नेस हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस हो, जो भी आपने प्रोसेस किया है उसको आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। स्पेशली जो टेम्परेचर दे रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ भस्मीकरण, जो भस्म बनाने के लिए जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। Appropriate temperature measuring instruments should be employed such as pyrometer and pyrograph for the manual reading or recording by heat sensor connected to the computer as case may be। तो ये तो टेम्परेचर नापने के बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है, पायरोमीटर वगैरह, इसको आप यूज करेंगे टेम्परेचर को नापने के लिए। इन ऑर्डर टू हैंडल लार्जर क्वांटिटीज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लाइक यूज ऑफ हैंड ऑपरेटेड extruders for making chakrika or pellets may be adopted. However, such equipments made of aluminum or its alloy should not be used। तो जो आपको चक्रिका या पैलेट्स बनाना रहता है ड्यूरिंग भस्मीकरण, तो उसके लिए आप प्रॉपर हैंड ऑपरेटेड जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है इसको आप यूज करेंगे, एक्सट्रूडर्स को। और रस औषधि के केस में आप ध्यान रखेंगे, रस औषधि का मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ कहीं भी आप एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम से बने हुए एलॉय, इस तरह की कोई भी चीज या वेसल का यूज नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम क्योंकि मरकरी के साथ में रिएक्ट करता है और हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए मरकरी को रस औषधि के केस में बिल्कुल अवॉइड करना है। एक्सेस टू मैन्युफैक्चरिंग एरिया shall be restricted to minimum number of the authorized person only। क्योंकि थोड़ा सा रिस्की, और रिस्की से भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर केयर के साथ में किए जाने वाले काम है, तो इसके लिए भी जो मिनिमम रिक्वायर्ड और जो प्रॉपरली ट्रेंड है उन लोगों को ही इसमें आने जाने का, मूवमेंट करने का आपको परमिशन देना है, यानी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। फिर इसके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल, जो आपको एडिशनल क्या क्वालिटी कंट्रोल मेजर अपनाने हैं रस औषधि के लिए, वो यहाँ पे बताया है। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है, तो रजिस्टर आप जो भी प्रोसेस करेंगे उसको मेंटेन करेंगे। शोधन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, बैच नंबर है, कब कितना टाइम क्या शोधन प्रोसेस किया उसको आप रखेंगे, भावना पुट, इस सब के लिए भी जो जो प्रोसेस किया गया उसको आप प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। ग्राइंडिंग, पैकेजिंग, ये प्रोसेस में जो जो काम जिस जिस समय पे किया गया उसको प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है। फिर प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं वो बताए हैं इसी के अंदर। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिनिश्ड रस औषधि आर प्राइमरीली इंटेंडेड टू डिफाइन द क्वालिटी rather than to establish full characterization and should focus on those characteristics found to be useful in ensuring the quality। Consistent quality of the Rashosdi can be assured if the starting materials, metal and minerals are used of pharmacopoeia standard। In some cases, more detailed information may be needed on the aspect of their process। The manufacturer will ensure in-house standard for the uniform quality of the product। प्रोडक्ट का प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपको रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेस तक क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। आप ये इंश्योर करेंगे कि जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है या फार्माकोपियल स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होने की स्थिति में जो आपने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं वो हर बार रॉ मटेरियल के लिए फॉलो हो, उसी तरह से सेम जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो हर बार फॉलो की जाए, जिससे कि सेम क्वालिटी का सेफ फिनिश्ड प्रोडक्ट हर बार प्रोड्यूस हो सके। इस तरह का क्वालिटी कंट्रोल मेजर आपको लेना है और उसको हर बार फॉलो करना है। क्वालिटी टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट एज पर द ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल और शेड्यूल्ड बुक फॉर टेक्स्ट, नेमली कलर टेस्ट, वारित्रत्व, रेखापूर्णत्व, लघुत्व, निर्धूतमत्व, दंताग्रह, कचा भाव, निरुद्ध, अपुनर्भव, निश्चंद्रत्व। की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आप ऑफिशियल जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है उसको भी फॉलो करेंगे, और शेड्यूल्ड टेक्स्ट के अंदर जो क्लासिकल जो तरीके बताए हैं टेस्टिंग के लिए उन सब पे भी आपका भस्म आदि जो है वो पास होना चाहिए। जो टेस्ट के नाम लिखे हैं, वारित, रेखापूर्ण, लघुता, निर्धूम, दंताग्रह, कचकचाय भाव, निरुद्ध, अपुनर्भव, ये सब क्लासिकल टेस्ट हैं जिसको भी आप
जिसपे कि आपका प्रोडक्ट कंप्लाई होना चाहिए। द पार्टिकल साइज ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी टेस्टेड बाय अडॉप्टिंग माइक्रोस्कोप फिटेड विद द माइक्रोमीटर और पार्टिकल साइज एनालाइजर और एनी अप्रोप्रिएट अदर टेक्निक्स। तो जो भी पार्टिकल साइज एनालाइजर है उसकी यूज करके आप अपने प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज करेंगे। रिक्वायर्ड फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी अंडरटेकन बाय अप्रोप्रिएट एनालिटिकल इक्विपमेंट्स। तो बाकी जो भी फिजिको केमिकल यानी फिजिकल और केमिकल टेस्टिंग ऑन बेसिस ऑफ के आपका मटेरियल क्या है, जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्टिंग है, अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज करके आप वो टेस्टिंग उसका करेंगे। द स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एसएमपी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इवॉल्व्ड एंड फॉलो। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको आप अपनाएंगे, उसको आप प्रॉपर लिखेंगे और इंश्योर करेंगे कि हर बार वही फॉलो हो। दिस इंटीग्रेशन टाइम ऑफ पिल्स एंड वटी एंड टेबलेट शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। जो भी रसौषधि की आप वटी या पिल्स या टेबलेट बना रहे हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है और बाकी पैरामीटर्स भी क्या है वो भी आपको हर बार रिकॉर्ड करना है। चौथा है प्रोडक्ट रिकॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएमपी के हिसाब से। लिटरेचर इंसर्टेड इनसाइड द प्रोडक्ट पैकेज शुड indicate the name, address of the manufacturing unit, telephone number for reporting of any adverse reaction by physician or patient. On receipt of such adverse drug reaction report, it will be responsibility of the manufacturer to ensure the recall of the product from the market. ये basically जो फोर्थ पॉइंट है ये सभी तरह के प्रोडक्ट के लिए ही है कि आप प्रोडक्ट और पैकेट के अंदर जो रिक्वायर्ड लिटरेचर है उसको डालेंगे और उस लिटरेचर के अंदर नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर विद कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना चाहिए, जहां पे कि अगर मान लीजिए आपकी दवा को खाने के बाद में कोई एडवर्स इवेंट क्रिएट हो गया यानी कुछ अनचाहा इफेक्ट हो गया, मान लीजिए किसी को आपका दवा खाने के बाद में एकदम से लूज मोशंस हो गए या वोमिटिंग एकदम से होना शुरू हो गया या कुछ स्किन एलर्जी हो गया, तो वो चाहे पेशेंट हो या फिर डॉक्टर हो तो वो उस पर कॉन्टेक्ट करके रिपोर्ट कर सके। इसको आप प्रॉपर रिपोर्ट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे ऑन बेसिस की उसका सीवियरिटी क्या है, वो एंटिसिपेटेड है कि नहीं या फिर किस तरह का उसका सीवियरिटी है। आप तय करेंगे कि आपको प्रोडक्ट रिकॉल करना है कि नहीं। रिकॉल करने का मतलब है कि उस बैच का, उस पर्टिकुलर बैच की सारे के सारे यूनिट्स को आप वापस मंगाएंगे। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स शुड बी इंक्लूडेड फॉर स्टोरेज ऑफ द रिकॉल्ड रिसोर्सेज इन a secure segregated area complying with the requirements specified for storage till their final disposal। अगर आपको ये लगता है कि उस बैच को रिकॉल करके उसको डिस्पोज करना पड़ेगा तो रिकॉल करने का, उसको स्टोर करने का और डिस्पोज करने का जो एसओपी है उसको आप प्रॉपर लिख के रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एम्प्लॉइज कि रिसोर्स सेक्शन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके मेडिकल एग्जामिनेशन से संबंधित क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन एडिशन टू जो हमने पहले जो जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो इस मेडिकल एग्जामिनेशन से संबंधित पॉइंट पढ़े थे कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे और पीरियोडिकली उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो रिसोर्स सेक्शन में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग शुड बी medically examined periodically at least once in a year for any adverse effect of the drug during the manufacturing process, for which necessary investigation shall be carried out for ensuring there is no effect of the material on the vital organs of the employees। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं हैवी मेटल्स के साथ में तो इससे कुछ एडवर्स इफेक्ट या फिर कुछ उसका टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रहा है क्या किसी ऑर्गन पे, इसके लिए पीरियोडिकली आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। और जो एनुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज है वो आपको जब जीएमपी का ऑडिट होगा, जीएमपी का इंस्पेक्शन होगा, उस समय पे जो इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर है उसको वो रिपोर्ट्स दिखानी होंगी, पेश करने होंगे। अगला पॉइंट है सेल्फ इंस्पेक्शन। The release of the Rashosthi should be under control of a person who has been trained in the specified features of the processing and quality assurance of Rashosthi। कि रसौषधि को रिलीज करना है कि नहीं, जो रसौषधि बन गया वो मार्केट में भेजने लायक है कि नहीं, ये निर्णय लेने का अथॉरिटी उसी पर्सन के पास में होना चाहिए जिसके जो इसके लिए रसौषधि की क्वालिटी के लिए ठीक है कि नहीं, इन सब चीजों में प्रॉपरली ट्रेंड हो, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। पर्सनल डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द रसौषधि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन शुड हैव एन एडिक्वेट ट्रेनिंग इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ रसौषधि मैन्युफैक्चरिंग। कि जो पर्सन जो है रसौषधि के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या क्वालिटी एश्योरेंस में डील कर रहे हैं उनको उससे संबंधित प्रॉपर ट्रेनिंग होना ही चाहिए
he will be or she will be at least a degree holder in Ayurvedic और बी फार्मा होल्डर इन आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी, कि जो भी स्ट्रीम में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके हिसाब से एटलीस्ट बैचलर डिग्री होल्ड, उसके हिसाब से डिग्री होल्डर होना चाहिए या तो आयुर्वेदा में या फिर आयुर्वेदिक या फिर सिद्ध यूनानी, जिस स्ट्रीम में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके फार्मा में। फिर डोजेज ऑफ रसौषधीज कि किस तरह से डोजेज रहेंगे। तो रसौषधि में बी मेड इनटू एन एक्सेप्टेबल डोजेज फॉर्म सच एज चूर्ण, वटी, गुटी, टैबलेट और कैप्सूल आफ्टर एडिंग सुटेबल और permissible fillers और binding agents as permissible under Ayurvedic Pharmacopoeia of India और Indian Pharmacopoeia as updated from time to time। ये जो परमिसेबल या परमिटेड एक्सिपिएंट्स है, फिलर्स है, बाइंडर्स है, उनको यूज करके आप रसौषधि को पाउडर में, वटी में, गुटी में, टैबलेट में, कैप्सूल में, इन डोजेज फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जो कि एपीआई में या फिर आईपी में उस करंट टाइम के हिसाब से परमिटेड होंगे। इन सच केस द लेबल मस्ट इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी मेडिसिन इन वन टैबलेट और पिल और अ कैप्सूल इन एडिशन टू द फिलर। तो जब आप फिलर्स का या एक्सिपिएंट्स का यूज करके एक टैबलेट बना रहे हैं या पिल बना रहे हैं, तो उस केस में आपके लेबल पे ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एक टैबलेट या एक पिल या एक कैप्सूल के अंदर वो रसौषधि कितनी क्वांटिटी में है। द क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट मे बी ग्राइंडेड बिफोर पैकेजिंग। The crystalline product may be grinded before packing in the individual dispensing size। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है जैसे रस-सिंदूर वगैरह है, उसको आप डिस्पेंस करने से पहले प्रॉपर ग्राइंड कर सकते हैं। All the rashoshitis shall be packed in a dosage form which is ready for use for the consumer। सब तरह की रसौषधि को आप इस तरह से पैक करेंगे जिसको कस्टमर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूम कर सके, यूज कर सके। Grinding and weighing of the individual dose of potentially poisonous product will not be permissible in a patient consumer pack। इंडिविजुअल डोज जो उसका आप दे रहे हैं वो उसके पॉइजनस डोज से कम होना चाहिए, उसको आप डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट में बी रिड्यूस्ड द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ रसौषधि व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू डोज वेरिएशंस। इससे क्या होगा कि अगर आपका जो पोटेंशियली पॉइजनस डोज से कम आपका इंडिविजुअल डोज है, तो डोज वेरिएशन की वजह से जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं उसको ये रोकेगा। बट ये आप कंज्यूमर पैक के लिए है, अगर हॉस्पिटल या डायरेक्ट डॉक्टर्स के लिए दे रहे हैं तो वहां पे आप डिस्पेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको आगे डिस्पेंस कैसे करना है, और पर उस पे प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए कि ये डॉक्टर का पैक है या फिर हॉस्पिटल पैक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में एरिया स्पेसिफिकेशन बताया गया है। फॉर एन एप्लीकेंट कंपनीज ओनली टू हैव जीएमपी ऑफ रसौषधीज और हर्बो मिनरल प्रोडक्ट, कि मान लीजिए कोई कंपनी सिर्फ रसौषधि बनाना चाह रही है, तो उस केस में एरिया रिक्वायरमेंट्स और जो मशीनरी रिकमेंडेड है वो क्या क्या है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप सिर्फ रसौषधि बनाना चाह रहे हैं, पहले के केस में जो हमने जैसे देखा था कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया था वो 1200 फीट था, पर सिर्फ आप अगर रसौषधि बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया 1500 स्क्वायर फीट है। फिर पिष्टी पाउडर इन सब के लिए अलग अलग एरिया है कि कितना चाहिए, कॉफी पक के लिए कितना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ में यहाँ पे आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के लिए विशेषकर आयुर्वेद के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है शेड्यूल टी के हिसाब से वो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।